अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है मरमे का ईजान बाय अरीशा। एपिसोड 2। फैसल भागता हुआ 2-3 आदमियों के साथ वहां पहुंचा था। मरम, तुम ठीक हो ना? तुम अकेली हो? वो आदमी कहाँ गया जिस पर गोलियां चलाई गई थी? वो परेशानी से उससे पूछने लगा था। फैसल भाई, आपने वापस आने में बहुत देर कर दी। वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी थे। 2 आदमी ले गए हैं उन्हें। वो इसे तफसील से बता रही थी, जबकि फैसल के साथ आए लोग अब गाड़ी को चेक कर रहे थे, जिसकी हालत से वो अंदाज़ा लगा चुके थे कि गाड़ी पर किस कदर शदीद हमला हुआ है। असल में मुझे भी इन लोगों की ज़बान नहीं आती। ये एक तरह की अरबी ही है, लेकिन अरबी से बहुत अलग है। मैंने बहुत कोशिश की उनकी ज़बान समझने की, लेकिन इन्हें समझाते हुए मुझे बहुत वक्त लग गया। ये मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे थे, वरना शायद मैं जल्दी वापस आ जाता। बस वजह बता रहा था देर से आने की। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपको पता है वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो उर्दू में बात कर रहा था। मरम ने इंकशाफ किया था। हाँ, शायद इन लोगों का ताल्लुक इंडिया से या फिर पाकिस्तान से हो। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कारोबार के सिलसिले में मिस्र आए हुए हैं। अब हमारा इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी सब कुछ ये लोग खुद पता लगा लेंगे। इनका कहना है कि ये पुलिस केस बन सकता है, कि हमें गवाही वगैरह देनी पड़ जाएगी, लेकिन फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना मुश्किल नहीं है। इसने उसे रिलैक्स करते हुए बताया। चलो आओ, हम वापस होटल चलते हैं, यहाँ बहुत देर हो चुकी है। वैसे चलने का इशारा करते हुए इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ चुका था, जबकि मरम ने एक नज़र वो गाड़ी देखी थी जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। अल्लाह पाक, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने उस शख्स की जान बचा ली, वरना जितना शदीद हमला इस पर हुआ था, इसके बचने के बिल्कुल कोई चांस नहीं थे। बेशक आप बेनियाज हो, अब यकीनन वह आपकी दी हुई ज़िंदगी की कदर करेगा। वो आदमी मेरा शुक्र अदा कर रहा था कि मैंने उसकी जान बचाई। हालांकि मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको गाड़ी से बाहर निकालने में मदद की थी, लेकिन फिर भी वो मुझे थैंक यू बोल रहा था और कह रहा था कि वो मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए वापस आएगा। तुमने उसे गाड़ी से निकाला, हो सकता है कि वो इसी चीज़ के लिए बेचैन हो कि कोई उसे गाड़ी से बाहर निकाले, इसलिए वो तुम्हारा शुक्रगुजार होगा। ये मुमकिन था कि उस गाड़ी में रहने से उसकी जान चली जाती। यकीनन अल्लाह पाक ने तुम्हें उसे बचाने के लिए ही भेजा होगा। तुमने एक इंसान की जान बचाई है और तुमने ये बहुत अच्छा किया है। वो इसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना भी चाहिए। अगर हमारे मिस्र में रहते हुए तुम्हारी इसके साथ दोबारा मुलाकात हुई तो तुम इसका थैंक यू एक्सेप्ट कर लेना। वैसे तुमने उसका चेहरा देखा है? नहीं, बहुत ज़्यादा अंधेरा था और इसका चेहरा पूरा खून से लथपथ था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। हाँ, लेकिन शायद मैं उसे पहचान लूँगी। नीम अंधेरे में जितना मैंने उसे देखा, इतनी पहचान तो मुझे है। चलो, ये अच्छी बात है। अगर वो तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आया तो तुम इसे पहचान लोगी। वो इसे अपने साथ वापस होटल ले आया था। चलो जाओ, अब तुम आराम करो, मैं भी सोने जा रहा हूँ। वो इसे कमरे के दरवाजे पर छोड़कर खुद अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि मरम के दिल में हर लम्हे के साथ फैसल के लिए इज्जत बढ़ती जा रही थी। वो सच में एक अच्छा और नेक इंसान था। तुम ठीक हो ना कैजान? हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम बहुत पीछे रह गए थे। हमें नहीं पता था कि वो इतना बड़ा हमला करवाने जा रहा है। वो तो खुदा का शुक्र है कि गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, वरना ना जाने आज क्या हो जाता। वो दोनों इसे अस्पताल लेकर आए थे, जबकि बेड पर लेटा वो बिल्कुल परसुकून सर के नीचे हाथ रखे ऊपर छत की तरफ देख रहा था। इसके चेहरे पर किसी तरह का कोई गुस्सा ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। वो लड़की कौन थी जो वहाँ तुम्हारे साथ खड़ी थी? अंधेरे में हम इसका चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। रसल ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा था, तुमने सुना नहीं था कि मैंने उसे क्या कहा? मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि इसने मेरी जान बचाई। तो जाहिर सी बात है वो मेरी मददगार थी, मेरे लिए मसीहा थी। इसी की वजह से तो मैं ज़िंदा हूँ। वो बात करते हुए मुस्कुराया। वो दोनों हैरत से उसे देख रहे थे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तुम्हारे लिए क्या मुश्किल था वहाँ जो तुम खुद नहीं कर सकते थे? उस लड़की ने आकर क्या किया? रफ़ील को इसकी बात पर यकीन नहीं था। इसने मुझे गाड़ी से बाहर निकाला और फिर से वो बोला था, इस गाड़ी से बाहर निकलना तुम्हारे लिए हरगिज़ मुश्किल नहीं था। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि उस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई? वो हैरान था, क्योंकि ये हकीकत है आज मैं ज़िंदा हूँ तो इस लड़की की वजह से, वरना उसकी आंखें इतनी दिलकश थी कि मैं डूब कर मर जाता। वह उसके लबों की बड़बड़ाहट को देख रहे थे, लेकिन वो क्या बोल रहा था वो समझ ना आया, क्योंकि आवाज़ बहुत कम थी। उस लड़की ने मेरे सर पर कुछ बांधा था ना? इसने इन दोनों से पूछा। हाँ, वो कोई कपड़ा था। शायद इसने अपने दुपट्टा वगैरह से फाड़ कर तुम्हें बांधा था। शायद इसने तुम्हारा खून रोकने की कोशिश की थी। रसल ने उसे तफसील से बताया। कहाँ है वो? इस वक्त वह इसकी तरफ देखते हुए सवाल करने लग गया, जबकि वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरानगी से अब इसकी तरफ देखने लगे।
वो तो शायद उसी कमरे में होगा जहां डॉक्टर ने तुम्हारी मरहम पट्टी की थी। शायद वो इन लोगों ने बिन में फेंक दिया होगा। वो अभी बोल ही रहा था जब अचानक काइजान ने उसका गिरबान पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था। मुझे वो चाहिए अभी और इसी वक्त। मैं तुम्हें 10 मिनट का वक्त देता हूँ। मुझे ला कर दूँ वो कपड़ा कहीं से भी। वो इसे घूरते हुए बोला, जबकि इसकी आंखों से रसल खौफजदा हो गया था। वो इतना परसुकून बैठा हुआ था, अचानक इसका गुस्सा इसे समझ में नहीं आया था। काइजान, ऐसा भी क्या है इस कपड़े? मुझे चाहिए वो किसी भी कीमत पर। 10 मिनट है। वो उसे वॉर्न कर रहा था, जबकि रसल हाँ में सर हिलाता अपना गिरेबान छोड़ते ही बाहर निकल गया था। एक मामूली से कपड़े के लिए तुम? वो कपड़ा मेरे लिए मामूली नहीं है, ये बात याद रखना रफ़ील, वरना अगली दफ़ा मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं। वो इतने गुस्से से बोला था कि रफ़ील हैरान रह गया। मैं जाकर रसल की मदद करता हूँ इस कपड़े को ढूंढने में। वो बस इतना कहकर बाहर भागा था। इसका कोई इरादा नहीं था काइजान की नज़रों का सामना करने का। ऐसा भी क्या है इस मामूली से कपड़े में कि काइजान इसके लिए इतना पागल हो रहा है? वो दोनों इस कमरे की छानबीन कर रहे थे, बल्कि छानबीन क्या कर रहे थे, उन्होंने थोड़ी ही देर में इस कमरे की पूरी हालत ख़राब कर दी थी। लेकिन इस कपड़े के ना मिलना था, वो ना मिला। पता नहीं इस कपड़े में क्या है, लेकिन इसको ढूंढो इससे पहले कि काइजान हम दोनों की मुंडी अलग कर दे। तुम देख नहीं रहे थे वो कितना ज़्यादा गुस्से में था। मुझे तो यकीन है अगर वो कपड़ा हमें ना मिला तो वो हम दोनों को भी ख़त्म कर देगा। अरे मिल जाएगा, डरा क्यों रहे हो? ढूंढ तो रहे हैं ना हम उसे। काइजान से खौफ आ रहा था और रसल उसे मज़ीद डरा रहा था। जितने गुस्से में लग रहा था, मतलब साफ था कि इन दोनों की जान खतरे में थी और इन दोनों को वो कपड़ा ढूंढ कर अपनी जान बचानी थी। आप लोग इस कमरे में क्या कर रहे हैं? एक खूबसूरत सी नर्स अंदर दाखिल होते हुए इनसे अपनी ज़बान में सवाल करने लगी। वो एक इंतहाई खूबसूरत नर्स थी। रफ़ील उसे देख कर मुस्कुराया था, लेकिन रसल के इशारे ने इसकी मुस्कुराहट छीन ली थी। अगर वो यहाँ पर फ्लर्ट करता तो यकीनन रात तक वो डब्लू का डिनर भी बन सकता था। देखिए सिस्टर, यहाँ पर हमारे भाई की एक बहुत ज़रूरी चीज़ रह गई है। कल हम यहाँ पर इसकी मरहम पट्टी करवा रहे थे ना, तो इसके सर पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। वो कपड़ा कहीं नहीं मिल रहा। असल में वो कपड़ा इसकी महरूमा माँ का दुपट्टा था। वो हमें हर हालत में चाहिए। क्या प्लीज़ आप इसे ढूंढने में हमारी मदद कर सकती हैं? रफ़ील कहानी बनाते हुए बोला, क्योंकि वो इस लड़की को ये नहीं बता सकता था कि उनका भाई एक अनजान लड़की के दुपट्टे के टुकड़े के पीछे इतना पागल है कि वो ना मिलने पर वो इन्हें अपने बच्चे का डिनर बनाने के लिए भी एक दफ़ा नहीं सोचेगा। अच्छा, वो सारी गंदगी तो हमने यहाँ से उठवा दी थी। वो तो शायद अब तक कचरे के कंटेनर वाले उठा कर ले गए होंगे। आपको नीचे जाकर चेक करना चाहिए, हो सकता है कंटेनर वाला अभी ना आया हो। वैसे वो 8 बजे आ जाता है। 8 बजने में अभी 2 मिनट बाकी है। आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। मैं नहीं चाहती कि उस हैंडसम एंग्री मैन की कोई भी चीज़ इस तरह से ज़ाय हो जाए। और वो तो इसकी माँ की थी, यकीनन उसके लिए बहुत खास होगी। नर्स ने जैसे उसके जज्बात को महसूस कर रही थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। रसल, तुम काइजान के पास जाओ, मैं कंटेनर वाले के पास जाता हूँ और चेक करके आता हूँ। अल्लाह करे वो टुकड़ा मिल जाए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वो बस इतना कहकर उसके साथ नीचे आया था, लेकिन कंटेनर वाला सारा कचरा उठा कर ले जा चुका था। इन दोनों ने जल्दी से गाड़ी निकाली थी और कंटेनर वाले के पीछे उस जगह पर पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही वो सारा कचरा बहुत सारे कचरे में मिक्स हो चुका था। इतने सारे कचरे में उसे ढूंढना नामुमकिन सी बात थी। या खुदाया, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? मुझे डर लग रहा है। मैं काइजान के पास वापस नहीं जाऊँगा। मैं तो शाम की फ़्लाइट बुक करवा कर यहाँ से इंडिया भाग रहा हूँ। रफ़ील पूरा प्लान बना रहा था। हाँ क्यों नहीं, वहाँ पहुँचना तो काइजान की बस की बात है ही नहीं। मेरे ख्याल में हम दोनों को इसका हल निकालना चाहिए। वो लड़की यकीनन इसी होटल में रहती होगी और दुपट्टे का बाकी हिस्सा शायद उसी के पास होगा। हमें उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। रसल उसी अंदाज में बोला कि रफ़ील को लगा जैसे उम्मीद की किरण जाग आई हो। हेलो, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। कल आपके होटल के पिछली तरफ एक एक्सीडेंट हुआ था। रात को वहाँ एक लड़की, क्या हम उस लड़की से मिल सकते हैं? असल में उस लड़की ने हमारे भाई की जान बचाई है। हम उसका शुक्र अदा करना चाहते हैं। वो लोग 3 घंटे की ड्राइव 1.5 घंटे में करके यहाँ पहुँचे थे। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, हम आपको अभी उनसे मिलवा देते हैं। अब कैसे हैं वो जिनकी कल रात को एक्सीडेंट हुआ था? रिसेप्शन पर खड़ी खूबसूरत सी लड़की रसल की पर्सनालिटी से इम्प्रेस हुई थी, लेकिन रसल उसे मुंह नहीं लगा रहा था, इसीलिए वो हंसकर रफ़ील से बात कर रही थी। लेकिन इस वक्त रफ़ील की अपनी जान पर बनी हुई थी। वो किसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता था। जी मेरी बहन, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। जल्दी से इस लड़की को बुलवा दीजिए। रसल ने तंग आकर टेबल पर हाथ मारा तो वो लड़की थोड़ा प्रोफेशनल अंदाज में जल्दी से फ़ोन को उठा चुकी थी। हेलो मैम,
क्या आप हमसे अरबी में बात करेगी, इंग्लिश में या उर्दू में? इस लड़की ने सवाल किया था। मरम को तो कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन इसने सारे जुमले में उर्दू लफ्ज़ सुन लिया था, जबकि लड़की ने फ़ोन साथ खड़े आदमी को पकड़ा दिया था। शायद उसे उर्दू नहीं आती थी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कल रात आपने एक इंसान की जान बचाई थी। वो लोग आपका शुक्रिया अदा करने के लिए नीचे आए हुए हैं। आप प्लीज़ थोड़ा सा वक्त निकाल कर नीचे आ जाइए और इनसे मुलाकात कर लीजिए। हम आपको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा माजरत ख्वाह हैं, लेकिन इन लोगों को वापस जाने की जल्दी है। और प्लीज़ इनसे कहिए कि कल रात जो दुपट्टा उन्होंने फाड़ा था, उस दुपट्टे का बाकी हिस्सा भी वो आते हुए साथ में ले आए। रफ़ील ने बीच में बड़ी जल्दी दिखाई थी। रसल ने उसे घूरा था, लेकिन रफ़ील ने ज़्यादा असर ना लिया। वालेकुम अस्सलाम, जी जी मैं आती हूँ अभी। वो बस इतना कहकर फ़ोन बंद करने लगी थी। मैम, जो दुपट्टा आपने कल रात को फाड़ दिया था, उस दुपट्टे का बाकी हिस्सा भी ले आइएगा। क्या? वह हैरान हुई थी उसकी बात सुनकर, जबकि ध्यान सामने बेड पर पड़े उस दुपट्टे के टुकड़े पर गया था जो कल रात उसने उस आदमी को बांधा था। बाकी का दुपट्टा अभी उसके पास ही था, जो बहुत छोटा हो जाने की वजह से अब इसके किसी काम का नहीं था। फैसल भाई तो यहाँ पर है ही नहीं, तो मुझे इस तरह से नहीं जाना चाहिए। मुझे नकाब कर लेना चाहिए। अच्छा ही है मैं ज़्यादा किसी के सामने ना आऊँ। कल रात तो अंधेरा था, इसीलिए फैसल भाई ने मुझे नकाब करने के लिए नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मुझे सख्ती से पाकिस्तान से ही कह दिया था कि यहाँ मुझे ज़्यादा लोगों की नज़र में नहीं आना। वह नकाब करते हुए अपने चेहरे को ठीक से छुपा कर बाहर निकली थी। हाथ में दुपट्टे का वो छोटा सा टुकड़ा था। पता नहीं इन लोगों ने इसे लाने के लिए क्यों कहा था। अस्सलाम वालेकुम। वो दोनों बाहर सोफे पर बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे जब रिसेप्शन ने इनकी तरफ इशारा किया। वो इनके पास आते हुए इन्हें सलाम करने लगी। यकीनन वो वही दो लड़के थे जो कल रात को उस आदमी को अपने साथ लेकर गए थे। वालेकुम अस्सलाम, दुपट्टा लाई है आप? रफ़ील ने जल्दी से सवाल किया था। वो दोनों इससे उर्दू में बात कर रहे थे। शायद वो समझ चुके थे कि इसे इनकी ज़बान नहीं आती। जी मैं लाई हूँ। वो जैसे ही दुपट्टा उनके सामने करने लगी, रफ़ील ने उसे छीन लिया था। बहुत शुक्रिया आपका, हम आपको इससे भी खूबसूरत दुपट्टा ले कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें जाना है, चल। वो रसल का हाथ थाम कर उसे घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जा रहा था, जबकि वो जो इनकी तरफ से शुक्रिया की मुंतज़िर थी वहीं खड़ी रह गई। पागल हो गया है क्या? मुझे नाम तो पूछने दे उस लड़की का। रसल ने उसे रोकना चाहा था। आपका नाम क्या है? वो वापस आते हुए उसे पूछने लगा, जबकि रफ़ील का तो वहाँ एक सेकंड रुकने का इरादा ना था। अबे साले, नाम का अचार डालना है क्या? हमें दुपट्टे का ये टुकड़ा चाहिए था, मिल गया, अब चल यहाँ से। वो इसे घसीट रहा था। मरम, इसकी जल्दबाजी से पूछने पर इसने जल्दी से अपना नाम बताया था। मरियम नहीं, मरम। इसके गलत नाम लेने पर इसने फिर से अपना नाम उसे बताया था। बहुत अच्छा नाम है आपका मरियम बाजी, अगर ज़िंदगी रही तो फिर से मिलेंगे। चल साले, वरना अब वो दुपट्टा मिल जाने पर भी हमें काट कर रख देगा। यार क्यों इसके अलशार के नीचे आना चाहता है। वो मरम को बात करने का मौका दिए बिना ही उसे घसीट कर ले गया था, जबकि इसके फिर से मरियम कहने पर अब की बार इसे भी गुस्सा आ गया था। अजीब जाहिल लोग थे ये, किस तरह का शुक्रिया अदा कर गए थे वो इसका। अगर ये लोग दोबारा आए तो मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का शुक्रिया मुझे हरगिज़ नहीं चाहिए। और अगली दफ़ा आए तो इस छोटे वाले लड़के को कहना कि अपने नाम का अचार डाले, मुझे मेरे नाम का अचार नहीं डलवाना। पागल आदमी। वो गुस्से से रिसेप्शन वाले को बोलती अपने कमरे की तरफ चली गई थी, जबकि वो खुद हैरान थे इन लोगों के अंदाज पर। ले आए कायजान, हम ले आए वो दुपट्टे का टुकड़ा, ये लो। रफ़ील ने इतने खुश होकर वो टुकड़ा इसके हवाले किया जैसे वो कोई खजाना ले आया हो। ये वो टुकड़ा नहीं है, इसने टुकड़े को देखते हुए इनसे कहा। हालांकि वो रास्ते में दुपट्टे के टुकड़े को काट कर लाए थे और इस पर खून भी गिरा दिया था ताकि कायजान को यकीन आए। इसके एक साइड पर धागे से डिज़ाइन बना हुआ था, इस पर तो कोई डिज़ाइन ही नहीं है। कायजान, तुम कल रात अपने होश में नहीं थे तो तुम्हें डिज़ाइन का क्या होश होगा? रफ़ील की मरी मरी सी आवाज़ निकली थी। सच सच बोल दो और याद रखना, कायजान काज़मी हर वक्त अपने पूरे होश आवाज़ में रहता है। हाँ, हम गए थे वहाँ उस होटल में, उस लड़की से इसके दुपट्टे का बाकी पीस लेकर आए हैं, क्योंकि इन अस्पताल वालों ने उसे ज़ाय कर दिया था। रसल ने सच बताना बेहतर समझा था। अच्छा, तो मुलाकात करके आए हो? वो एक साइड से अपने लब दांतों में दबाए मुस्कुराया था। जब वो मुस्कुराता था तो हमेशा एक साइड से मुस्कुराता था, और जिस साइड से उसकी मुस्कुराहट नहीं होती थी वहाँ बड़ी गहरी क्रिस्टल आँख के ज़रा नीचे एक छोटा सा गड़ा बन जाता था, जो दिखने में ऐसा बहुत परकशिश बना देता था। लेकिन इसकी ये मुस्कुराहट बहुत ख़तरनाक थी। सुबह इसकी मुस्कुराहट ने रसल को डरा दिया था और अब भी इसे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। हाँ, हम ये दुपट्टा उस लड़की से लेकर आए हैं, मुलाकात भी हुई हमारी इससे। वो इस होटल में रूम नंबर 232 में रहती है।
रसल ने तफसील बताई थी। नाम पूछा होगा तुम लोगों ने? इसने उनकी तरफ देखते हुए दुपट्टे के उस टुकड़े को अपने हाथ पर बांधा था। मरियम नाम था उसका, रफील ने फौरन कहा। बकवास बनकर उसका नाम था? एक मिनट मुझे याद करने दो। मरियम नहीं था, कुछ अलग था, कुछ नया सा था, मैंने पहले कभी नहीं सुना। हाँ, मरम 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 नाम था उसका। हाँ, मरहम पट्टी का नाम था, मुझे भी याद आ गया, रफील ने खुश होकर कहा था। मरम, कायजान ने नाम दोहराया था। इन दोनों ने हाँ में सर हिलाया। मेरा और इसका नाम जोड़ के देखो कैसा लगता है। क्या मतलब? हम समझे नहीं। इन दोनों की आवाज़ जैसे गले में ही बंद हो गई थी। तुम लोगों को समझाने के लिए। मैं क्या तुम लोगों को टीचर हूँ? दोनों नाम एक साथ लेकर बताओ कैसे लग रहे हैं। मरम कायजान काज़मी, नॉट बैड। वो खुद ही अपना नाम इसके नाम के साथ लेते हुए बोला, जबकि वो दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। ज़रा मतलब चेक करो इस नाम का। वो अपना फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जबकि रसल का तो काम था सिर्फ इसके ऑर्डर को फॉलो करना। मरम, कदीम मिस्र में ये लफ्ज़ किसी ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था जिसकी ख्वाहिश में सामने वाला दीवाना हो जाए, यानी कोई इंतहाई कीमती मगर बहुत नाजुक चीज़ जिसकी ख्वाहिश की जाए। इसने मतलब बताते हुए मोबाइल वापस इसके हवाले किया। और कायजान का मतलब ख्वाहिश करने वाला। तो मरम तुम कीमती हो और कायजान तुम्हारा ख्वाहिशमंद। इस यावर हबीब का शुक्रिया अदा कर दो, आखिर इसी की वजह से तो हम इस रास्ते पर गए थे। इसे कहो कि अब भी वक्त अपनी हकीकत बयान करे। मैं उसे ज़िंदा छोड़ दूंगा अपनी मरम के सदके। क्या तुम इससे मोहब्बत कर बैठे हो? रसल ने बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा किए थे, जबकि वो सब आंखों से उसे देखकर पूरी इसरार से अंदाज में मुस्कुराया। अभी बताया ना तुम्हें कि वो कीमती है और मैं इसका ख्वाहिशमंद। और किसी चीज़ की ख्वाहिश तभी जाती है जब मामला दिल का हो। ये यावर हबीब वाला केस ख़त्म करो ना, फिर तुम्हारी भाभी से मिलने चलेंगे। मैं भी ज़रा घर चलता हूँ। डब्लू को बताना भी तो है कि उसकी मम्मी आ रही है। वो भी थोड़ा तैयार हो जाए, उसके लिए नई बात है ना, एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। वो बड़े बेफिक्र अंदाज में बोलते हुए बाहर निकल गया था, जबकि वो दोनों हैरान परेशान उसके पीछे पीछे आ रहे थे। मेरे ख्याल से वो लड़की शादीशुदा है कायजान, क्योंकि वो यहाँ किसी लड़के के साथ रह रही थी। रसल ने उसे बताना ज़रूरी समझा था। नहीं, साथ नहीं रह रही थी, वो दोनों अलग अलग कमरे में रह रहे हैं, लेकिन साथ पाकिस्तान से आए हुए हैं। रफील ने इसकी बात की दरस्ती की थी, जबकि वो इसके पैर पर इतने ज़ोर से पैर मार चुका था कि उसकी चीख निकल गई। इसका भाई होगा। कल रात को वो किसी फैसल भाई का नाम ले रही थी। कायजान बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में था। खैर छोड़ो इस टॉपिक को। हमला रमीज़ ने करवाया था और वो टोटल 15 लोग थे, 15 के 15। मुझे शाम से पहले तय खाने में चाहिए। तुम्हारी भाभी से तफसील से मुलाकात और इसकी ज़ात पर तफसील से गुफ्तगू मैं अकेले तन्हाई में करूँगा, और तुम लोगों को भी इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब उस लड़की के बारे में बात सिर्फ कायजान काज़मी कर सकता है, और वो भी सिर्फ कायजान काज़मी से। किसी दूसरे की बातों में तो क्या, सोच में भी वो लड़की नहीं आनी चाहिए। इसने उन दोनों को देखते हुए कहा था, जो एक दूसरे को देखते सिर्फ हाँ में सर हिलाकर इसे यकीन दिला चुके थे कि वो इस लड़की के बारे में सोचेंगे भी नहीं। वो आराम से अपने डब्लू के पास बैठा हुआ था, जबकि अंदर से अजीब व गरीब चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जिन्हें वो पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। क्या हुआ, भूख लग रही है? वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछने लगा, जो एक नज़र उसे देखता सर झुका गया। मेरा बच्चा, बस थोड़ी देर और, अब तक तो किसी न किसी को मर जाना चाहिए था। आजकल रफील और रसल काफ़ी काम चोर हो गए हैं। तुम सब्र करो, मैं खुद जाकर देख कर आता हूँ। वो इसे समझाने वाले अंदाज में कहते हुए इसके करीब से उठा और अंदर की जानिब जाने लगा, जब डब्लू ने उसके जाते ही बाहर की तरफ कदम रखा। लेकिन वो दरवाजे से पलट कर उसे देखने लगा था, और उसके देखने पर वो दोबारा जाली के अंदर जाकर एक कोने में बैठ गया था। तुम्हें पता है ना डब्लू, मैं बहुत कम लोगों पर एतबार करता हूँ, बल्कि मैं इंसानों पर एतबार करता ही नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस पिंजरे से बाहर नहीं आ सकते मेरी इजाज़त के बिना, वो ऊंची आवाज़ में बोला था, जबकि डब्लू किसी फर्मा बरदार बच्चे की तरह कोने में बैठा हुआ था, और वो इस पर एतबार करके खुद अंदर चला गया था। ये तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों का दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? क्यों मार रहे हो इन बेचारों को? क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने तुम्हारा? आज इसकी जगह और 15 लोग उल्टे लटके हुए थे और मुसलसल रफील और रसल के हाथों से पिट रहे थे। अबे ओ, इस दुनिया के आखिरी नेक इंसान एक साइड पर क्यों नहीं बैठ रहा तू? आज तुझे ना तो हमने बांधा हुआ है और ना ही उल्टा लटकाया हुआ है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि इन सब के आने की वजह से तेरी बख्शिश हो गई है। हाँ, मुझे छोड़ के और मजलूमों को पकड़ लिया है। क्या मिलता है तुम्हें ये सारे काम करके? छोड़ दो इन लोगों को। ये किसी माँ के बच्चे हो गए, किसी बच्चे का बाप होगा, इनमें से कोई किसी बहन का भाई होगा, और इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था।
हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो। यकीनन इनमें से कुछ लोग किसी माँ के बच्चे होंगे, किसी बहन के भाई होंगे। हाँ, इनकी औलादें भी होंगी, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि उनकी रखेली भी है, ड्रग्स का कारोबार भी है, ये किसी मजलूम के कातिल भी है, ये किसी मासूम लड़की के आबरू के लुटेरे भी है। ना जाने कितनी माओं से इनके जवान बेटे छीने भी हैं इन लोगों ने। ना जाने कितनी बहनों के घर बर्बाद हुए हैं इनकी वजह से। आसान अल्फाज में समझाऊं, तुम्हारे मुल्क से हर दिन 10 से 15 साल की बच्चियां अगवा होती हैं और यहाँ पर लाई जाती हैं। यही लोग ले कर आते हैं और फिर इन्हें यहाँ के भूखे हवस के पुजारियों के आगे फेंक दिया जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि अब तुम हमें कुछ भी कहना चाहोगे। एक साइड पर होकर बैठ जाओ अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो, वरना ये ना हो कि इन सब के साथ साथ तुम्हारी भी ये आखिरी रात हो। रसल का अंदाज काफ़ी सख्त था, लेकिन यावर को खामोश करवाने के लिए काफ़ी था। वो जिन लोगों के लिए इन दोनों से लड़ रहा था, इनको तो सरेआम फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। वो इन लोगों के लिए क्यों लड़ रहा था? वो सब एक कमरे में थे, जबकि यावर को उन्होंने सामने वाले कमरे में कैद किया हुआ था, जिसका जाला बिल्कुल किसी जेल की तरह था। इसका ठिकाना किसी ज़माने में शायद जेल ही रहा था जहाँ ये सब कुछ होता था। इस घर को देखकर वो ये अंदाज़ा तो लगा ही सकते थे, ये घर काफ़ी कदीम ज़माने का है। यकीनन किसी ज़माने में कोई बादशाह अपने कैदियों को यहाँ कैद करता होगा। लेकिन फिर दिमाग में ये सोच भी आती थी कि अगर ऐसा कुछ होता तो वो तारीख में कहीं ना कहीं महफूज कर दिया जाता। यकीनन ये सब कुछ कायजान काज़मी ने अपनी दुनिया में हुकूमत करने के लिए बनाया होगा, और पुराने ज़माने के लोगों को तो नहीं जानता था, लेकिन इतना पता था कि यकीनन कदीम मिस्र में जालिम बादशाह कायजान जैसे ही होंगे। तुम लोगों ने अभी तक किसी एक को भी ख़त्म नहीं किया। वहाँ बाहर डब्लू भूखा बैठा है। तुम लोगों की सुस्ती और काहिली की वजह से मैं क्या डब्लू को भूखा रहने दूंगा? वो गुस्से से अंदर दाखिल हुआ था, जबकि रफील और रसल दोनों के हाथों में तेजी आ गई थी। बहुत सख्त जाने मरने का नाम नहीं ले रहे। और ये जो मौलवी बिठाया हुआ है तुमने यहाँ पर, इसने भी अच्छा खासा डिस्ट्रैक्ट किया है हमें। रसल ने उसे वजह बताते हुए साथ ही यावर पर भी इल्ज़ाम लगाया था, जो एक तरफ होकर उसे देख रहा था। देखने में यह आदमी बहुत पुरस्रार था। वो सामने वाले को अपने बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देता था। शायद इसकी आंखों में देखने की कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता था। इतनी पुरस्रार आंखें जो सामने वाले को खौफ में मुब्तला कर दे, इसे पहली बार देखी थी। इस मौलवी को कहीं और शिफ्ट करो और जल्दी से जल्द इनमें से किसी एक को डब्लू के लिए बाहर भेज दो। वो बेचारा भूखा बैठा है, सुबह से इसने कुछ नहीं खाया। अच्छा खासा मैं इसके लिए गोश्त पैक करवा रहा था, लेकिन तुम लोगों ने कहा कि इसको दावत करवानी है और यहाँ अब तक इसके लिए कुछ तैयारी नहीं हुआ। वो काफ़ी गुस्से में बोल रहा था, जबकि यावर बिल्कुल खामोशी से उसे देख रहा था। ये बहुत अजीब इंसान था। अपने सफ़ेद चीते का पेट भरने के लिए वह इंसानों के गोश्त का इस्तेमाल करता था। खैर, ये लोग इसी काबिल थे, इसमें तो कोई शक नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखों के सामने इंसानियत के साथ ऐसा सुलूक होते हुए भी नहीं देख सकता था। छोड़ दो प्लीज़, छोड़ दो हमें कायजान, सिर्फ एक दफ़ा हमें छोड़ दो। हम तुम्हारे गुलाम बन कर रहेंगे। हम तुम्हें रमीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। खुदा के लिए हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। इनमें से एक आदमी मन्नतें कर रहा था, जबकि कायजान जब वापस बाहर जाने वाला था उल्टे कदम लौट आया। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। वो इसके सामने खड़ा पूछने लगा, जबकि वो खून में लथपथ अपने अल्फाज दोहराने लगा। हाँ कायजान, हम वादा करते हैं, हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। हम रमीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें देंगे। हम तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देंगे। वो यकीन दिला रहा था जब इसने उसे खोलने का इशारा किया। रसल ने हैरानगी से उसे देखा था। खोलो इसे, मैंने कहा। वो रसल की तरफ देखते हुए बोला, जो अपने जेब से इस जंजीर की चाबी निकाल रहा था जिससे इन लोगों ने उसे उल्टा बांधे रखा था। कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई थी। रसल इसे खोल चुका था, जबकि कायजान ने उसे कंधे से पकड़कर बाहर ले जाना चाहा। तुम्हें पता है मैं किसी पर एतबार क्यों नहीं करता? तुम्हें पता है मेरी लंबी चौड़ी टीम क्यों नहीं है? तुम्हें पता है मिस्र में सिर्फ एक गैंगस्टर हुकूमत क्यों करता है? वह आहिस्ता आहिस्ता चलते उसे सवाल कर रहा था, जबकि यावर उठकर जाले के करीब आ गया था। क्या कायजान उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने वाला था? क्या इसने उसकी जान बख्श दी थी? इसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। क्योंकि तुम लोग एतबार के काबिल नहीं होते। अपनी जान पर आई तो तुम अपने मालिक को छोड़कर मेरे सामने दुम हिलाने लगे, और तुम कहते हो कि कायजान काज़मी तुम्हें अपने साथ रख ले, अपना साथी बना ले, ताकि इस तरह किसी और मुसीबत पर तुम कायजान को ही आगे कर दो। वैसे अपने साथ लिए बाहर आया था, जबकि वो नफ़ी में सर हिला था, इसे यकीन दिला रहा था, जब अचानक ही इसने खुले हुए जाली के दरवाजे से उसे अंदर की तरफ धक्का दिया और अगले ही लम्हे वो बाहर से दरवाजे को बंद कर चुका था।
तुम मेरी वफादार बनकर रहना चाहते हो ना, तो तुम्हारी वफा ये है कि तुम मेरे सबसे वफादार साथी के लिए खाने का इंतज़ाम करो। वो सुबह से भूखा है, तुम मेरे और किसी काम के नहीं हो, सिवाय इसके कि तुम मेरे डब्लू का पेट भरने के काम आ जाओगे। डब्लू ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, मेरे कान पहले ही दर्द कर रहे हैं, वो डब्लू से कहते हुए वापस अंदर की तरफ चला गया, जबकि उस आदमी की एक चीख बुलंद हुई जिसकी आवाज़ तय खाने में भी आई थी, और उसके बाद इसकी आवाज़ बंद हो गई। इसके साथ क्या हुआ था तय खाने में मौजूद कोई नहीं जानता था, सिवाय इसके इसका अंजाम बुरा हुआ है। बाकी सब लोगों की हालत ठीक है, एक आदमी की हालत नाजुक है, हो सकता है रात में किसी भी वक्त मर जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो सुबह तक जिंदा रहे ताकि डब्लू को ताज़ा ताज़ा गोश्त मिल जाए खाने के लिए। बाकी अल्लाह जैसा बेहतर करे। वो अंदर दाखिल होते हुए से कहने लगा था, इसे खाना दे दिया तुम लोगों ने? वो अपने लिए खाना निकालते हुए यावर के बारे में पूछने लगा था। यार मुझे तो लगता है इसे 2 दिन भूखा रहना चाहिए, भूख अच्छे अच्छे इंसान की अकड़ मार देती है, खुद सारी हकीकत खोल देगा। रफील ने आइडिया दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कोई नहीं होते किसी को भूखा रखने वाले। उसे जाकर पहले खाना देकर आओ। आई मेरी बात समझ में? खाना दो इसे, और वो भी अच्छा खाना पहुंचाओ वहाँ पर, और इसके रहने का इंतज़ाम भी ज़रा बेहतर करो, और बाकी सबको भी खाना खिलाओ, इसने हुक्म दिया था। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे भी अब तक साबित नहीं हुआ कि वो लड़का सच में जासूस है और इसे यहाँ जासूसी के लिए भेजा गया है, रसल ने बीच में बोलते हुए कहा, जबकि कायजान ने एक नज़र उसे देखा। वो जासूस है और इसे जासूसी के लिए यहाँ भेजा गया है, और ये मैं कह रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मेरी किसी बात के लिए तुम्हें सबूत की ज़रूरत है। और इसकी तरफ देखते हुए बोला तो रसल ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। कायजान का इतना यकीन उसे अच्छा खासा कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन यावर एक बहुत आम सा लड़का था जो यहाँ नौकरी के सिलसिले में आया था, लेकिन कायजान के मुताबिक वो एक जासूस था जिसे बहुत चालाकी से यहाँ भेजा गया था। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों के सामने थी। इसका घर बार, खानदान, कारोबार, हर चीज़, मंजिलें आम थी। कोई भी इस आम इंसान ही समझता था। उसका तो दूर दूर तक जासूसी, गैंगस्टर या क्राइम की दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं था, लेकिन कायजान का यकीन इसे बार बार ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो इनसे भी अब तक छुपा हुआ है, और इसके बारे में वो पता लगाने वाला था इसी होटल में वापस जाकर। अरे आप दोबारा यहाँ गए? आज रिसेप्शन पर वही लड़का खड़ा था जिसने उर्दू में उससे बात की थी, और वो सीधा उसके पास आया था। आज वो रफील के साथ नहीं बल्कि अकेले आया था। हाँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी मालूमात चाहिए, मैं इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। वो अपनी जेब से चंद नोट निकालते हुए टेबल पर रख चुका था, जिसे बुरी सफाई से रिसेप्शन, यहाँ पे बुरी लिखा हुआ है, बड़ी की जगह, हाँ, जिसे बड़ी सफाई से रिसेप्शन वाले ने उठाकर अपनी जेब में डाल दिया। सर, इस लड़की के बारे में प्लीज़ कुछ भी मत पूछिएगा, वो बहुत गुस्से में थी आप लोगों के चले जाने के बाद। एक तो आप लोगों ने उसका नाम गलत लिया, और फिर बाद में वो छोटे वाला लड़का शायद कुछ अचार वगैरह की बात कर गया था, तो इस बात पर इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, और वो कह रही थी कि शायद वो इसका अचार बना डालेगी। वो आदमी यही सोच रहा था कि वो यहाँ मरम की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया है, जबकि इसकी बात सुनकर रसल के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। नहीं, मैं उसके बारे में कुछ भी मालूमात लेने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं कुछ और जानना चाहता हूँ। आप मुझे इस बारे में बता दीजिए, क्या आपके इस होटल में 2 हस्बैंड वाइफ आकर रुके हैं? हस्बैंड का नाम तैयब अबरार और इसकी मिसेस का नाम हिना तैयब अबरार है। मुझे इन दोनों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो कहाँ से आए हैं, यहाँ कितने दिन रहेंगे, और कब तक इनका वापस जाने का इरादा है? वो इसकी तरफ देखते हुए सवाल जवाब करने लगा। सर एक मिनट, मुझे देखना पड़ेगा, अब वहाँ जाकर आप बैठिए, मैं थोड़ी देर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वो बस इतना कहकर फाइल चेक करने लगा था, क्योंकि इस तरह की मालूमात बाहर निकालना इनके होटल्स के रूल्स के खिलाफ था, लेकिन वो इसे इसी काम के पैसे दे रहा था, ये तो वो भी समझ ही चुका था। हाँ, आप आराम से अपना काम करें, मैं वहाँ बैठकर इंतज़ार करता हूँ। आप मुझे जितनी जल्दी हो सके सारी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। वो बात ख़त्म करते हुए वहाँ सामने सोफे पर जाकर बैठते हुए अपने मोबाइल पर आने वाले मैसेज का जवाब देने लग गया। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि होटल के अंदर हम कोई बात नहीं करेंगे, तो आओ हम बाहर चलकर उस बारे में बात करते हैं। दरअसल बात यह है कि हम यहाँ इनलीगल तरीके से आए हुए लोगों के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है, और फिर हम पाकिस्तान से हैं, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पाकिस्तान से ही गैर कानूनी तरीके से आते हैं, तो बेहतर है कि हम बाहर चल कर बात करते हैं। तुम जल्दी से दुपट्टा वगैरह लो। वो इसे कहते हुए बाहर निकलने लगा, जबकि वो अलमारी से बुर्का निकाल रही थी। ये क्या कर रही हो तुम?
اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف میں نے ایئرپورٹ میں پہننے کے لیے کہا تھا، کیونکہ تمہارے گونگے ہونے یا تمہارا چہرہ کسی کے سامنے نہ آنا صرف وہی تک ضروری تھا۔ باقی یہ آزاد ملک ہے، یہاں آزاد سوچ کے لوگ ہیں، یہاں زیادہ تر عورتیں پردے میں ہی رہتی ہے۔ لیکن تم صرف اسکارف ہی لے لو، خود پر اتنا سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نروس یا پھر کنفیوز نظر آنے نہیں چاہیے کہ کسی کو بھی ہم پر شک ہو جائے۔ بس یہ سمجھانا تھا، جس پر اس نے صرف ہاں میں سر ہلا کر برقع واپس رکھ دیا۔ چلو اب جلدی سے آ جاؤ، اور ہاں تھوڑی سی تیاری کر لو۔ ان ہوٹل والوں کو یہی پتا ہے کہ ہماری نئی شادی ہوئی ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر کسی کو نہیں لگتا کہ ہماری نئی شادی ہوئی ہے۔ تم ایسا کرو، اپنے بال کھول لو اور یہ دوپٹہ کندھے پر ڈال دو، اور ہاں تھوڑا بہت میک اپ کر لو۔ میں نے دیکھا تھا ہوٹل کے وہاں اندر واش روم میں میک اپ کا کچھ سامان بھی پڑا ہوا ہے۔ دیکھو یہاں پر ہمیں ریئل ہسبینڈ وائف کی طرح رہنا ہے، تم یقیناً میری بات کو سمجھ رہی ہوگی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا، جبکہ وہ اپنی بات مکمل کرتا اسے باہر آنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ وہ کچھ کنفیوز سی واش روم میں آ کر اس سامان کو چیک کرنے لگی تھی۔ یہاں پر بہت کچھ تھا، لیکن اسے لپسٹک کے علاوہ اور کچھ بھی لگانا نہیں آتا تھا۔ سنیے، طیب ابرار کے لیے اگر کوئی کال یا میسج وغیرہ آیا تو اسے آپ لوگ بتا دیجیے گا کہ ہم باہر گئے ہوئے ہیں۔ اسے یہاں اپنے کچھ دوستوں کو اسی ہوٹل کا نمبر دے دیا تھا، کیونکہ اس کے پاس مصر کا نمبر نہیں تھا، تو وہ لوگ اسے ہوٹل میں ہی فون کر کے یاور کے بارے میں باقی کی انفارمیشن دے رہے تھے۔ آپ طیب اور آپ کی مسز ہینا طیب، رائٹ؟ اور وہ جو کب سے اندر فائل چیک کرتے ہوئے ان دونوں کا نام تلاش کر رہا تھا۔ ان دونوں کے آ جانے سے کافی اونچی آواز میں بولتے ہوئے اس نے رسل کی طرف اشارہ کیا تھا، جبکہ رسل بھی پوری طرح ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جی ہاں، اگر میرے لیے کسی طرح کا کوئی میسج آیا تو بتا دیجیے گا، ہم جلدی واپس آ جائیں گے، ہم ذرا باہر چہل قدمی کرنے جا رہے ہیں۔ ویسے بتاتے ہوئے مریم کو ساتھ چلنے کا اشارہ کر چکا تھا، جب مریم کا دھیان اچانک ہی صوفے پہ بیٹھے اس آدمی پر پڑا جو اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اسے پہچان چکی تھی۔ شاید وہ کل وہ نقاب میں تھی، اسی لیے وہ اس کا چہرہ پہچان نہیں پایا تھا۔ یقیناً یہ یہاں اسی سے ملنے کے لیے آیا ہوگا، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسے نہ تو کنفیوز نظر آنا تھا اور نہ ہی نروس کو کہ کسی کو ان پر شک ہو جائے۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک دفعہ پھر سے فیصل کی بات دہرائی اور اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ ان کے باہر نکلتے ہی وہ تیزی سے ریسیپشن پر آیا تھا۔ سر، آپ انہی لوگوں کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے یہاں آئے تھے؟ اور وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ رسل نے کچھ کنفیوز ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک بات بتاؤں، کل کیا ہم اسی لڑکی سے مل کر یہاں سے گئے تھے؟ میرا مطلب ہے جب ہمارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو کیا یہی لڑکی تھی اسے بچانے والی؟ وہ اسے سوال کرنے لگا۔ جی جناب، یہ وہی لڑکی تھی۔ میں آپ کو باقی کی ساری انفارمیشن نکال کر دیتا ہوں، آپ شاید پردے کی وجہ سے کنفیوز ہو رہے ہیں۔ یہ جب اپنے شوہر کے ساتھ باہر جاتی ہے تو پردہ وغیرہ نہیں کرتی۔ یہ باقی کی ساری انفارمیشن آپ کو اس پیج پر مل جائے گی۔ وہ ساری انفارمیشن کا پیج اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ وہ کنفیوز تھا۔ ان دونوں کی ایج دیکھ کر آدمی کی عمر 39 سال جبکہ لڑکی کی عمر 31 سال تھی۔ ان کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی آپ کے پاس ہوگی نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیونکہ اس نے فائل میں سے ہی فوراً ہی آئی ڈی کارڈ کی کاپی اس کی طرف کی تھی۔ ان کی عمروں نے تو مجھے بھی اچھا خاصا کنفیوز کر دیا تھا۔ لڑکی کی عمر زیادہ سے زیادہ 28 سے 30 سال لگتی ہے، اور لڑکی تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ شاید شناختی کارڈ پر ان کی عمریں غلط لکھی ہیں۔ وہ آدمی خود بھی کافی کنفیوز لگ رہا تھا، جبکہ وہ ان پیپرز کی تصویریں اپنے فون میں بناتے ہوئے واپسی کے لیے نکل چکا تھا۔ تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا ہم اس آدمی کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں لے سکتے جس کا وہ نمبر تھا؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میرے دوست لوگ تو کہہ رہے کہ کچھ نہ کچھ تو پتہ لگوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ آدمی جس کا یہ نمبر ہے اس نے اپنی ساری انفارمیشن چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اور وہ اس طرح کسی کو بھی اپنی پرسنل انفارمیشن دینے کو تیار نہیں ہے، اور ایسے کام کرنے والوں کے انفارمیشن نکالنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ بس تم دعا کرو کہ یاور یہاں جہاں بھی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ میں نے جن لوگوں کو لگایا ہے وہ کبھی بھی فون کر کے ہمیں انفارمیشن دے سکتے ہیں، لیکن ہوٹل کے اندر میں تم سے یا ان لوگوں سے یہ ساری باتیں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لوگ بہت پاورفل ہے، کہیں سے بھی انفارمیشن نکال سکتے ہیں۔ یہاں پر کوئی نہیں ہے، اسی لیے میں تمہیں یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ میں ہوٹل کے اندر ان لوگوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے ہم دونوں پی سی او کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں پر میں ایک بار پھر سے ان لوگوں کو فون کر کے ان سے پوچھوں گا، اور کوشش کروں گا کہ کل تک میں یہاں مصر میں ایک ہی نمبر لینے میں کامیاب ہو جاؤں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی معلومات باہر نکلے۔ اور آہستہ آہستہ چلتے ایک پی سی او کے پاس آ گیا تھا۔
तुम यहाँ थोड़े फासले पर रुको, तब तक मैं कॉल करके आता हूँ। डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ वो सामने शीशे वाले कैबिन में जा रहा हूँ। वो इसे कहते हुए सामने चला गया, जबकि मरम वही एक साइड पर होकर खड़ी हो गई। वो कब से वहाँ खड़ी आसमान के बदलते रंग देख रही थी। उसे यकीन था मजीद 1 घंटे में बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब अचानक एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। काले रंग की लैंड क्रूज बिल्कुल इसी गाड़ी के जैसी थी जैसी गाड़ी का इसके सामने एक्सीडेंट हुआ था। जबकि गाड़ी का शीशा खुलते ही वो आदमी भी पहचान चुकी थी, वही सब्ज़ आंखों वाला। हाँ, ये वही था। उसे देखते ही उसे गुस्सा आने लगा था। इसका भाई भी यहाँ आया हुआ था, यकीनन कल की तरह फिर फजूल बकवास करके जाने वाला था। बाकी कुछ ना सही, लेकिन वो अपना दुपट्टा तो इससे वसूल कर ही सकती थी, जो इस वक्त इसके हाथ पर पट्टी की सूरत में बंधा हुआ था। हाँ, वो अपना फटा हुआ दुपट्टा भी इसे क्यों देती। वो और इसके भाई एहसान फरामोश थे। यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? भाई कहाँ है तुम्हारा? क्या नाम था उसका? हाँ, फैसल। उसे पता नहीं है ये कि रोड कितनी खतरनाक है, इस तरह तुम्हें खड़े करके यहाँ से चला गया है। बताओ मुझे, इस साले को मैं सेट करता हूँ। वो इसके साथ खड़े होते हुए सवाल करने लग गया, जबकि इसके इस तरह से सवाल करने पर वो कंफ्यूज होकर सामने उस शीशे के कैबिन की तरफ इशारा कर चुकी थी। ये भाई है तुम्हारा? इसने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया, जबकि वो बहुत कंफ्यूज थी। इस तरह कोई अनजान आदमी आकर उसे सवाल जवाब कैसे कर सकता था? वो इसका अंदाज कितना हक जताता था, जैसे वो इसे हर तरह का सवाल करने का मुकम्मल इख्तियार रखता हूँ। बोलो, वो सफ़ेद शर्ट वाला तुम्हारा फैसल भाई है? इसे ज़रा सख्ती से फैसल की तरफ इशारा करते हुए पूछा ना, जो फ़ोन पर किसी से बातें करने में मगन था। पूछ कर आता हूँ इस साले से, यह कोई तरीका है? बहन रोड पर अकेली खड़ी है और खुद गप्पे मार रहा है और बाल खुले हुए हैं। क्यों तुम्हारे? और ये लिपस्टिक? वो अपनी जेब से टिश्यू निकाल कर इसके हाथ पर रख चुका था। मतलब साफ था कि वो चाहता था कि वो अपनी लिपस्टिक साफ करे। ये दुपट्टा सर पर रखो, बाल नज़र नहीं आने चाहिए। इस मामले में मैं बड़ा सख्त हूँ, मैं आगे जाकर मुश्किल तुम्हारे लिए होगी। इन चीज़ों पर मैं कभी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। सेट करके आता हूँ तुम्हारे भाई को, तब तक अपना चेहरा साफ करो तुम। वैसे कहते हुए वहाँ से नीचे उतरता सीधा सामने वाले पीसीओ की तरफ गया। इसकी चाल में कोई लड़खड़ाहट ना थी, वो बहुत आराम से चल भी रहा था। सर पर थोड़ी सी जगह पर बैंडेज लगा हुआ था, मतलब एक्सीडेंट में उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। वो उसे जाते हुए देख रही थी, जबकि हाथ में अब तक इसके टिश्यू वैसे ही पड़ा रखा था। जैसे ही उसने शीशे के दरवाजे पर हाथ रखा, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख कर उसे रोका था। ये वही लड़का था जो होटल में उसे देखा था। वो पता नहीं इसे क्या कह रहा था, जबकि उस लड़के ने एक दफ़ा मुड़कर उसकी तरफ देखा और फिर उसी के साथ गाड़ी में बैठते हुए वहाँ से निकल गया। लेकिन जाते जाते उसे इशारा कर गया था, जैसे वो समझ ही नहीं पाई थी। ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है फैसल, तुम भी फंस सकते हो। बेहतर है उस लड़की को लेकर वापस चले जाओ। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है ना, ये आदमी किसी बहुत बड़े गैंगस्टर का राइट हैंड है और यावर को इन लोगों ने शायद किसी बहुत बड़ी वजह से कैद किया हुआ है। अब तक तो वो लोग इसे मार डालेंगे। मुझे नहीं पता वो गैंगस्टर कौन है, लेकिन इस इलाके में सिवाय कायजान काज़मी के और किसी गैंगस्टर की नहीं चलती। दुआ करो कि वो कायजान काज़मी के हाथ ना लगा हो, क्योंकि अगर यावर इसके पास हुआ ना तो इसके जिस्म का एक टुकड़ा भी तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने साथ गद्दारी करने वालों को या खुद पर अटैक करने वालों लोगों की लाश भी किसी के पास नहीं पहुंचने देता। अब तक तो यावर की हड्डियां तक इसका वो चीता खा गया होगा जिसे उसने पाल रखा हुआ है। लोग घरों में बिल्ली, कुत्ते, परिंदे पालते हैं, लेकिन उसने एक खतरनाक तरीन सफ़ेद रंग का चीता पाल रखा है। इसकी कीमत अरबों में है और वो जो चीता है ना, वो हड्डियां तक खा जाता है। आज तक जिसने कायजान काज़मी से पंगा लिया है ना, उसकी लाश तक लोगों को नहीं मिली। मैंने दुनिया में हज़ारों ख़तरनाक तरीन मुजरिम के बारे में सुन रखा है, लेकिन कायजान काज़मी मुजरिम नहीं, मुजरिमों का बादशाह है। वो अपने खिलाफ कोई सबूत भी नहीं छोड़ता। दुआ करो कि वो आदमी जो भी हो, कम से कम कायजान काज़मी ना हो, क्योंकि अगर वो हुआ तो फिर तुम यावर को भूल जाना। वो आदमी बोल रहा था जब इसने मुड़कर एक नज़र सामने की तरफ देखा था जहाँ वो खड़ी थी। हाँ, तो पंगा लेने के लिए कौन बोल रहा है? सिर्फ इन्फॉर्मेशन लो। तुम लोग आराम सुकून से ढूंढो, हमें कोई जल्दी नहीं है। मैं तो 3-4 महीने तक यहीं हूँ,
आज या कल में मैं किसी भी तरह मरम को निकाह के लिए राज़ी कर लूँगा और वो मेरी ये बात तो ज़रूर मान ही जाएगी। और अगर मेरा इसके साथ निकाह हो गया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसका भाई मिलता है या नहीं मिलता। मैं उसे यहाँ सिर्फ इसलिए लाया हूँ ताकि उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सकूँ। वो बेचारी ये सोच रही है कि मैं इसकी वजह से अपनी जान खतरे में डालकर उसके भाई को ढूंढ रहा हूँ। हालांकि हकीकत तो यह है कि मुझे उसके भाई से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मरम को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर उससे निकाह करना है। और जो प्लान मैं कर रहा हूँ मुझे यकीन है कि वो मेरी बात को ज़रूर मान जाएगी। क्या मतलब, तुम सिर्फ ड्रामा कर रहे हो यावर को ढूंढने का? वो कुछ कंफ्यूज होकर पूछ रहा था। और नहीं तो क्या, मैं इसे यहाँ लाया ही इसीलिए था ताकि मैं उसके साथ निकाह कर सकूँ। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, सच्ची मोहब्बत। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने यावर से 3 दफ़ा इसका रिश्ता मांगा लेकिन हर दफ़ा उसने इनकार कर दिया। इस यावर से तो मुझे इतनी नफ़रत है कि तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं इसे जान से मार डालूं, लेकिन हमेशा मरम के आंसू देखकर मुझे पीछे हटना पड़ता है। वरना जिस तरह मैंने उसे मुरीद को हटाया था रास्ते से, इसी तरह मैं उसे भी हटा सकता हूँ। लेकिन अपनी मरम की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए तो मैं यहाँ उसे लाया हूँ और वो किसी नाजायज़ ताल्लुक़ के साथ मेरे साथ एक जगह पर रहने के लिए तैयार नहीं होगी तो वो मजबूर हो जाएगी मुझसे निकाह करने के लिए। वैसे भी उसने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं यावर को ढूंढने में कामयाब हो जाता हूँ तो वो खुद यावर को मुझसे शादी के लिए मनाएगी। और फिर तो यावर को मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसकी बहन राज़ी है तो किसी दूसरे का राज़ी होना बनता नहीं है। वो बस अपनी बहन की खुशियाँ चाहता है। वो मरम के लिए वाहिद रिश्ता है। मैं नहीं चाहता कि मरम अपना वाहिद रिश्ता खो दे। मैं मरम से मोहब्बत करता हूँ, इसे कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। वो पुरसुकून अंदाज में बात कर रहा था जबकि दूसरी तरफ मौजूद इंसान इसके दिमाग की दाद दे रहा था। मानना पड़ेगा यार, लेकिन फिर भी यावर के लिए तू इतने ड्रामेबाजियाँ कर ही क्यों रहा है? इसे ढूंढ ही क्यों रहा है? दफ़ा कर, हमें क्या लेना देना इससे? वो किसी गैंगस्टर के चक्कर में लग गया है। तू बस इस लड़की से शादी कर और 3-4 महीने इसके साथ यहाँ एंजॉय कर। वापस पाकिस्तान लौट जा और फिर बता देना निकाह की वजह ये थी कि तुम दोनों एक जगह पर बिना किसी मजबूत रिश्ते के नहीं रह सकते थे और तब तक ये मामला भी काफ़ी हद तक ठंडा हो जाएगा। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। ये सब मैं सिर्फ मरम को ये यकीन दिलाने के लिए कर रहा हूँ कि मुझे भी उसके भाई की इतनी ही परवाह है जितनी कि उसे। वरना तुझे पता है, मेरा बस चले तो मैं खुद अपने हाथों से यावर को मार डालूँ। जिस तरह मुरीद को मैंने रास्ते से हटाया था, वो कैसे जा रहा था पुलिस के पास हमारा राज खोलने के लिए कि हम अनलीगल तरीके से लोगों को बाहर भेजते हैं। इसकी लाश तक किसी को नहीं मिली। वो बड़े फ़ख्र से अपना कारनामा बता रहा था। अच्छा यार, अब बस कर, इतना ऊंची आवाज़ में बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये ना हो कि आगे पीछे कोई सुन ले। दीवारों के भी कान होते हैं। हम तो मुरीद को गायब करके ये कह चुके हैं कि वो दूसरे किसी इलाके में अच्छी नौकरी कर रहा है। अगर किसी को कानों कान खबर हो गई कि हमने उसका कत्ल करके इसकी लाश को समंदर में बहा दिया है, बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी जिक्र नहीं करना चाहता। तुम यावर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोई कोशिश करो। अगर नहीं मिलती है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा करना कि मरम को हो सकता है कुछ दिनों में मैं तुम लोगों से मिलवाने के लिए लेकर आऊँ। तो इसके सामने तुम लोगों ने यही शो ऑफ करना है कि तुम लोग इसे ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और हम सब कर लेंगे। और मैं ये भी पता लगाने की कोशिश करूंगा कि यावर आखिर है कौन सी टीम के पास। अगर वो कायजान काज़मी के पास हुआ तो बेहतर है कि हम फासला बना कर रखें, क्योंकि कायजान काज़मी से पंगा लेना खुद अपनी मौत की आवाज़ देने के बराबर है और ऐसा रिस्क हमें लेना ही नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रही है। वो बस इतना कहकर फ़ोन बंद कर चुका था जबकि सामने बैठा आदमी उसे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। एक लम्हे के लिए वो घबराया था, कहीं इसने उसकी सारी बातें सुन तो नहीं ली थी। जब इसने सामने पड़े एक डिब्बे की तरफ इशारा किया था, शायद वो इसमें पैसे डालने के लिए कह रहा था। जो कॉल इसने की थी वो इसकी बोली नहीं समझ रहा था, तभी तो वो इशारा कर रहा था, वरना बात करके भी उसे कह सकता था। वो अपने माथे से पसीना साफ करता जल्दी से मिस्र की करेंसी निकाल कर इसके डिब्बे में डाल चुका था और फिर इस आदमी का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से निकल गया। लेकिन वो आदमी दूर तक उसे देखता रहा। क्या हुआ, तुमने ये दुपट्टा सर पर क्यों लिया है और तुमने मेकअप भी साफ कर दिया और बाल क्यों बंद किए? वो इसके पास आकर सवाल जवाब करने लगा। इतनी खूबसूरत लग रही थी वो कि इसकी निगाहें उसके चेहरे से हट नहीं रही थी और अब वो बिल्कुल सादे से हुलिये में उसके सामने खड़ी थी। फैसल भाई, वो मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे और आपको तो पता है मुझे आदत नहीं है इस तरह बिना दुपट्टे के कहीं जाने की।
और मेकअप वगैरह मैं करती नहीं हूँ, तो वैसे भी हम होटल में तो है नहीं कि हमें ये सब कुछ करना पड़े। बाहर इस तरफ तो कोई भी नहीं है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से रह सकती हूँ। वो इसकी तरफ देखते हुए बोली थी, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिला गया। इसकी ये हरकत उसे बहुत बुरी लगी थी, लेकिन फ़िलहाल वो इस पर कोई हक नहीं रखता था कि उसे कुछ भी बता पाता। होटल में एक मसला हो गया है। दरअसल वो सब लोग हमें हस्बैंड वाइफ समझ रहे हैं, तो हमारा अलग अलग कमरे में रहना इनकी नज़र में आ रहा है। वो इसे लेकर वापस चलते हुए बताने लगा था, जबकि वो इसे बताना चाहती थी कि थोड़ी देर पहले वही आदमी यहाँ आया था जिसकी उसने जान बचाई थी, लेकिन वो पहले ही अपनी बात शुरू कर चुका था, जिसकी वजह से वो इसे पूरी बात ही ना बता पाई। वो अपनी बात भूल भुला कर उसकी सुनने लगी। मुझे समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहते हैं फैसल भाई। वो काफ़ी कंफ्यूज लग रही थी, जबकि फैसल ने एक नज़र उसे देखकर अपनी बात शुरू की। हम हस्बैंड वाइफ के तौर पर इस होटल में रह रहे हैं, तो हमारा अलग अलग कमरे में रहना लोगों की नज़र में आ रहा है। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी हो, इसीलिए मैंने सोचा है कि इस जुम्मे के दिन यहाँ करीब की मस्जिद में हम दोनों निकाह कर लेंगे। मुझे नहीं पता यावर को ढूंढने में हमें कितना वक्त लग जाएगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। कल मैं तुम्हें इन लोगों के पास लेकर जाऊँगा जो इस काम में मेरी मदद कर रहे हैं, और हमारे निकाह में वो लोग गवाह के तौर पर रहेंगे। वैसे भी तो हम निकाह करने ही वाले हैं। यावर के मिलने के बाद तो बेहतर है कि हम यावर से मिलने से पहले ही निकाह कर लें, क्योंकि मैं इसके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारे साथ एक कमरे में रहने पर, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें मसला होगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह का मसला हो। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सच्ची है। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, अपनी इज़्ज़त बनाना चाहता हूँ, और ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब हम दोनों एक दूसरे की निकाह में हो। और मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करोगी। मैं जानता हूँ बिना किसी वर्षा के तुम्हें इतना बड़ा फ़ैसला बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। हम एक कमरे में बिना किसी जायज़ रिश्ते के नहीं रह सकते। तुम सोच समझ कर फ़ैसला करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जो तुम्हारा फ़ैसला होगा वही मुझे मंजूर होगा, लेकिन मैं अपने रिश्ते पर किसी तरह का नापाक इल्ज़ाम भी नहीं लगने देना चाहता। मैं अपनी मोहब्बत को रिस्वा नहीं करना चाहता। वो अपनी बात ख़त्म करते आगे बढ़ चुका था, जबकि मरम के कदम मन भारी हो चुके थे। इसे आगे कदम उठाया ही नहीं जा रहा था। ये क्या तरीका है रसल? मैं तुम्हारी भाभी से मिलने गया था, इसे बात करनी थी मैंने। इतनी जल्दी तुमने मुझे वहाँ से लाने के लिए क्यों मचाई? मुझे तुम्हारी ये हरकत बहुत बुरी लगी है। दिल तो कर रहा है कि तुम्हें जान से मार डालूं, क्योंकि तुमने ये हरकत, तुम्हें पता है ना मुझे मेरे काम में डिस्टर्बेंस कितनी नफरत है। वो गुस्से से पागल हो रहा था। वो इसकी पहली ही बात मान गई थी। इसने जैसे ही पलट कर देखा, वो सर पर दुपट्टा रख चुकी थी, अपने बालों को बांध कर, और अपनी लिपस्टिक भी उसने साफ कर ली थी। कितनी फर्मा बरदार थी उसकी मरम। ओहो कायजान, मेरी बात तो सुन लो। एक दफ़ा क्या तुमने उसका चेहरा देखा है? क्या तुम जानते हो कि वो माया की हम शक्ल है, यही ना? ये तो मैं तभी देख चुका था जब मैं पहली दफ़ा उससे मिला था। वो माया भी तो हो सकती है ना? तुमने देखा नहीं वो कैसी है? और वो हम दोनों के सामने पहली दफ़ा नकाब में आई थी ताकि हम इसका चेहरा ना देख सकें। मुझे यकीन है ये हमारे सामने नकाब में आई थी ताकि हम लोग इसे पहचान ना सकें। ये कोई खेल है कायजान, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। माया को दोबारा अपनी ज़िंदगियों में शामिल नहीं कर सकते, क्या तुम भूल गए हो? वो बोल ही रहा था जब कायजान ने अचानक उसका हाथ थामा और उसे लेकर किसी तरफ ले जाने लगा। मुझे यकीन है कायजान, वो लड़की माया ही है। बस इसने अपना लहजा बदल लिया, अपना लाइफ स्टाइल बदल लिया है, और वो इस लड़की की बीवी बनकर यहाँ आई है। इस यावर को यहाँ पर माया ने भेजा है। इतना ही नहीं, वो दोनों हस्बैंड वाइफ तैयब और हिना बनकर हम लोगों के सामने आने वाले हैं। ये दोनों मिले हुए यावर के साथ, ये पूरी चालबाजी के साथ काम कर रही है। ये हो सकता है अपना कोई मकसद पूरा करने के लिए वापस आई हो। तुमने उसे शादी के लिए इनकार कर दिया था। तुम जानते हो इसने क्या किया? 7 साल वो ये कहती रही कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, और जब तुम इससे शादी करने जा रहे थे वो तुम्हारी ही सबसे बड़े दुश्मन के बिस्तर पर थी। तुम भूल सकते हो कायजान, मैं नहीं। और वो इसके साथ चलते हुए बोले जा रहा था, जबकि वो इसके साथ चलता उसे सुन रहा था। कायजान उस लड़की से शादी करना चाहता था, यानी कि माया ही से शादी करना चाहता था। एक बेवफा गद्दार लड़की से वो क्यों शादी करना चाहेगा? वो समझ नहीं पा रहा था आखिर क्या चल रहा था उसके दिमाग में। वो एक ही नज़र में माया से मोहब्बत में गिरफ्तार कैसे हो सकता था, जबकि 7 साल तक तो वो खुद इसे नज़रअंदाज करता रहा था। इसने माया को कभी कोई अहमियत ही नहीं दी थी, कभी उसके जज्बात को अहमियत नहीं दी थी, उसके साथ कभी एक हद से आगे नहीं गया था।
और जब माया हद से बढ़ने लगी तब उसने उसके साथ निकाह का फैसला कर लिया था ताकि वो किसी नाजायज़ ताल्लुक़ को कायम ना करे। और जब वो अपने हर प्लान में नाकाम होकर कहीं गायब हो गई थी तब इस तरह से वापस आ रही थी और कायजान इस लड़की को अपनी बीवी बनाए जा रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो कायजान के साथ एक बंद कमरे की तरफ आया था। कायजान, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वहाँ तो वो कुछ बोल ही रहा था जब अचानक कायजान ने अपने लबों पर उंगली रखी और उसे अंदर आने का इशारा किया। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही वो दोनों अंदर आ गए थे। ये कमरा हर तरफ से बर्फ़ से ढका हुआ था और इन कमरों में 6 लाशें थी। कभी उनकी तादाद 5 थी और वो भी 5 से ही वाकिफ़ था। ये छठी लाश किसकी थी और इसे इस बारे में पता क्यों नहीं चला था? रसल कुछ कंफ्यूज सा उसे देख रहा था, जबकि वो इसे एक शीशे के पास लेकर आया था और शीशे से झलकता वो चेहरा उसे बुरी तरह उलझा कर रख गया था। माया? कायजान, माया मर चुकी है। वो परेशानी से सामने लाश को देख रहा था। ये क्या हो रहा था? अगर माया मर चुकी है तो वो लड़की कौन थी? माया मर चुकी है। मैंने खुद अपने हाथों से उसे ख़त्म किया है। बाकी सब छोड़ो, तुम यही से अंदाज़ा लगा लेते कि माया की हाइट 5.4 थी और इसकी हाइट 5.1 इंच है। माया बोल्ड थी और ये मासूम है। माया बेवफा थी और ये कायजान मरहम की है जो कभी कायजान को धोखा नहीं देगी। वो यकीन से कह रहा था, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, तुम प्लीज़ चेक कर लो कि कहीं इस लड़की का लिंक माया से तो नहीं जुड़ रहा। हो सकता है ये माया की बहन या फिर हाँ, मैंने माया का कत्ल कर दिया तो इसकी जुड़वा बहन मुझसे इंतकाम लेने के लिए आ गई है। वो इस अंदाज में बोला कि रसल ज़रा शर्मिंदा हो गया। वो लड़की शादीशुदा है कायजान, वो यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आई हुई है। कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें पता है रसल, मैं किसी भी इंसान को बस एक दफ़ा देख कर समझ जाता हूँ इसके दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है। वो मेरे लिए किस हद तक ख़तरनाक है और ये लड़की मेरे लिए बहुत ख़तरनाक है। इतनी ख़तरनाक कि पहली ही नज़र में सीधा इसने दिल पर वार किया है। जल्द से जल्द इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना पड़ेगा। और जहाँ तक इसकी ये शादीशुदा होने वाला शोशा तुमने छोड़ा है ना, सब बकवास है। ये लड़की शादीशुदा नहीं है और जिस आदमी की तुम बात कर रहे हो जो इस टेलीफोन बूथ के अंदर था वो फैसल है, जिसे वो अपना भाई कहती है और निकाह में लेकर कोई किसी को अपनी बहन नहीं बनाता। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सिर्फ 2 लोग पाकिस्तान से आए हैं, तैयब और हिना। दोनों का होटल में अलग अलग कमरा है। अगर वो मियाँ बीवी होते तो अलग अलग क्यों रहते? तुमने इन लोगों का नाम तैयब और हिना बताया, हालांकि इन दोनों का नाम अलग है, फैसल और मरम। अब तुम्हें देखना है कि यावर का इन लोगों के साथ क्या ताल्लुक़ है और मैं तुम्हें उस काम के लिए सिर्फ 2 घंटे देता हूँ, क्योंकि मज़ीद 3 घंटे में वो लड़की मेरे सामने होनी चाहिए। 2 घंटे में तुम सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आओगे और तीसरे घंटे में तुम ही उस लड़की को यहाँ लेकर आओगे इसके फैसल भैया के साथ। वो अपनी बात मुकम्मल करता उसे जाने का इशारा कर चुका था, जबकि वो भी खामोशी से वहाँ से निकल गया था। इसे 2 घंटे में सारी इन्फॉर्मेशन ला कर उसे देनी थी। क्या मतलब? सच में उसकी शक्ल माया जैसी है? तुमने इसकी शक्ल कैसे देखी? वो तो नकाब में थी ना जब हम इससे मिलने के लिए गए थे। वो इसके पास साथ बैठा हुआ था जबकि रसल कंप्यूटर पर कोई काम कर रहा था। यार, छोटी सी लड़की है, तुम्हें क्या लगता है शनाख्ती कार्ड वगैरह बना हुआ होगा इसका? इसने सामने नादुर की साइट खोल रखी थी जिसमें पाकिस्तान की सारी अवाम के शनाख्ती कार्ड सेव थे। अल्लाह जाने, अगर यहाँ तक आ गई है तो शनाख्ती कार्ड तो होगा ही ना, वरना वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। पता नहीं अपने नाम की स्पेलिंग क्या लिखती होगी बंदी। वो भी साथ ही कॉपी पेंसिल पकड़े इन्फॉर्मेशन नोट करने की कोशिश कर रहा था। यार, वो माया ही तो नहीं, लेकिन उसे देखकर लगता तो नहीं था कि वो माया है। रफ़ील कंफ्यूज था। वो माया नहीं है। माया अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। बाकी अब इस बारे में तुम कुछ नहीं पूछोगे। मुझे कायजान को 2 घंटे के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। हाँ ठीक है, बाद में बता देना। मैं कौन सा कहीं भागे जा रहा हूँ? ये स्पेलिंग चेक करो। दिमाग ख़राब है क्या? हम पाकिस्तान का नादर चेक कर रहे हैं, वहाँ सब कुछ उर्दू में लिखा हुआ होता है और अगर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ भी है, जैसा कि आजकल इंग्लिश शनाख्ती कार्ड बन रहे हैं, तो वो भी 2020 के बाद बनना शुरू हुए थे। मुझे नहीं लगता कि इसका शनाख्ती कार्ड इंग्लिश में होगा। उर्दू में लिख कर देखो और दो मुझे। तुम खुद ही तो कह रहे हो वो 18 की भी नहीं लगती, तो इसका शनाख्ती कार्ड 2020 के बाद का ही होगा। और वैसे भी उर्दू में तो मुझे लिखना ही नहीं आता। वो रोने जैसी शक्ल बनाकर बोला। तो क्या हो गया, हम गूगल पर देख लेंगे ना, बच्चों की तरह रोना बंद करो। ये लो, मिल गया। वो जल्दी जल्दी कुछ टाइप करते हुए उससे बोला, जबकि वो भी खुश हो गया था क्योंकि नाम इन्हें मिल चुका था। वो जल्दी से नाम कॉपी करते हुए नादिर की वेबसाइट पर डालने लगा।
ओ खुदाया, यहाँ तो हज़ारों के नाम सर्च लिस्ट में मरम आ गए। मुझे लग रहा है कि मैंने ज़िंदगी में पहली लड़की का ये नाम देखा है। अब देखो कहाँ से ढूंढे इस लड़की को। लोकेशन से मेरे भाई, अगर इसका ताल्लुक यावर के साथ हुआ तो वह कराची सिंध से होगी। रसल ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अक्लमंदी की बात की थी। आ गया, इस इलाके में एक ही मरम है जिसका नाम है मरम हबीब। एक मिनट, ये यावर का सरनेम भी हबीब है ना? बाप का नाम मोहम्मद हबीब मलिक और यावर के बाप का भी नाम मोहम्मद हबीब मलिक ही है। रफ़ील ने फ़ौरन बताया था। इसका मतलब ये है कि वो सच बोल रहा था। इसकी सिर्फ एक बहन ही है, वो कोई जासूस नहीं है। खैर जो भी है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है, चलो कायजान को देते हैं। वैसे भाभी की ये तस्वीर प्यारी है, बिल्कुल छोटी सी काकी लग रही है। रुक जाओ, डाउनलोड करके क्रॉप करता हूँ, कायजान को पसंद आएगी। हो सकता है वो कोई इनाम दे दे। रफ़ील को तस्वीर पसंद आई थी। इनाम का तो पता नहीं बेटा, इतने गौर से अगर तू भाभी को देखेगा ना, तेरी मुंडी ज़रूर काट देगा। बाकी अगर आगे तेरी मर्जी है, वो कहकर बाहर निकल गया, जबकि वो फ़ौरन ही स्क्रीन से नज़रें हटाकर उसके पीछे बाहर भागा था। इसका कोई इरादा ना था कायजान के अलशार के नीचे आने का। वैसे मैं बहन की निगाह से दिख रहा था। अल्लाह तौबा, जो मैं उसे किसी और निगाह से दिखूं। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला तो रसल मुस्कुराया था। वैसे जब कायजान को पता चलेगा कि ये यावर इसका साला है तो इसे कैसा लगेगा, क्योंकि कायजान को यकीन है कि मरम शादीशुदा नहीं है। और वो होटल वाली कह रहे थे कि हीना का हस्बैंड वो तैयब अबरार है, जबकि ये दोनों नाम झूठे हैं। इस लड़के का असल नाम फैसल मुश्ताक है, जिसे मरम भाभी भाई कहती है। लेकिन ये कैसे अजीब और लानती किस्म का भाई है जो यहाँ इसका शौहर बन के आया है। पहले तो कायजान के हाथों इसकी मुंडी कटेगी। रसल उसके साथ बाहर आते हुए से तफसील से बता रहा था। ऐसा बेगैरत भाई लड़की इसको भाई बोलती है और वो अपने आप को इसका शौहर बनाकर घूम रहा है। कायजान ने अगर इसकी मुंडी नहीं काटी तो मैं काट दूंगा। इसकी इस हरकत पर रफ़ील को भी गुस्सा आ गया था, जबकि वो इसका गुस्सा ठंडा करने के लिए ड्रामाई अंदाज में इसकी पीठ थपका कर कायजान के कमरे की तरफ जाने लगा था। कायजान, सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है। वो दोनों कमरे के अंदर दाखिल होते हुए इसे बताने लगे थे। हाँ ठीक है, जल्दी से बताओ मुझे क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो, ताकि मैं डब्लू को जाकर बता सकूँ कि हमारी ज़िंदगी में एक और मेंबर आने वाली है। इसका भूख से बुरा हाल था, जिसकी वजह से फ़िलहाल मैंने उसे बताना मुनासिब नहीं समझा। जज्बाती है, कहीं मेरी बात को दिल पर ना ले ले, इसीलिए सोचा कि उसे बाद में आराम सुकून से उसे ये बात बताऊंगा कि हमारे बीच कोई और आ रहा है। वो बोल रहा था जबकि वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अब क्या जानवर भी जज्बात रखते हैं? हाँ मुमकिन था, क्योंकि वो कायजान का जानवर था। यकीनन वो जज्बात रखता होगा। जिस तरह कायजान सबसे अलग था, इसका डब्लू भी तो अलग था ना। लड़की का नाम, मेरा मतलब है कि हमारी होने वाली भाभी का नाम मरम हबीब है। बाप का नाम मोहम्मद हबीब मलिक। लोकेशन सिंध कराची से आ रही है, इसी घर से जहाँ की लोकेशन यावर हबीब मलिक की ट्रेस हुई थी। अगर हम ज़्यादा लंबी इन्फॉर्मेशन और चक्करों में ना पड़े तो मतलब साफ है कि मरम यावर की बहन है, वो भी बिल्कुल सग्गी वाली। यावर एक आम सी दुकान पर काम करने वाला आम सा लड़का है। वो कोई जासूस नहीं है। वो यहाँ काम के सिलसिले में आया हुआ था, लेकिन इस रियाज की वजह से यहाँ हमारे पास पहुँचकर बुरी तरह फंस गया है। उसकी बहन किसी फैसल मुश्ताक लड़के के साथ यहाँ आई है। ये लड़का भी इसी जगह से लोकेट हो रहा है जहाँ से मरम भाभी और इसका भाई, शायद मोहल्लेदार या कज़न वगैरह। इस लड़के की इन्फॉर्मेशन भी मैंने सारी की सारी निकाल ली थी, बल्कि मरम भाभी से पहले मैंने इस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मरम भाभी के साथ ही इसका भी पता चल गया। इसका नाम फैसल मुश्ताक है। बाप फौत हो चुका है, 2 बहनें शादीशुदा है, घर में माँ के अलावा कोई नहीं है। लेकिन लड़का अच्छे काम नहीं करता। मेरा मतलब है अनलीगल तरीके से लोगों को एक अलग अलग मुल्कों में भेजकर वहाँ पर नौकरियाँ दिलवाता है। शायद ये जो यावर है ये भी मिस्र इसके थ्रू पहुँचा है और वो मरम भाभी को भी गलत तरीके से ही यहाँ लेकर आया है। वो यहाँ पर किसी भी बुरे केस में फंस भी सकते हैं। खैर अब तो मरम भाभी के फंसने की कोई चांस ही नहीं है। पहले की बात कर रहा हूँ जब हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। ये जो 2 नाम हैं, हीना और तैयब, ये दोनों इन्हें यहाँ पर लाने के लिए इस्तेमाल हुए। इसका शनाख्ती कार्ड किसी और का है, सिर्फ ऊपर तस्वीरें लगाकर इन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश की गई है। बंदा इन कामों में माहिर है, बहुत सफाई से काम करता है ताकि किसी की नज़र में ना आए। और वो इसके सामने एक फ़ाइल रखते हुए बोले जा रहा था, जबकि वो इसे देख रहा था। फिर अचानक वो उठकर खड़ा हो गया। क्या हुआ कायजान, तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों अचानक से? इसके उठने पर वो दोनों इसके साथ ही उठ गए थे। मेरे साले साहब को कैद खाने से निकालो, इन्हें अच्छी तरह से परसुकून करो, आराम करने के लिए जगह दो, अच्छा सा शाही खाना खिलाओ, नॉर्मल हो जाए तो मेरी इनसे बात करवाओ।
मैं ज़रा अपने डब्लू को बता कर आता हूँ इसकी मम्मी के बारे में। वो इसे समझाते हुए बाहर निकल गया, जबकि इन दोनों ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। डब्लू, मेरे दोस्त, मेरी जान, मेरा बच्चा, वो अंदर दाखिल होते हुए इसके पास आकर बैठा था। पेट फुल है ना? ठीक से खाना खाया था ना तुमने, या अभी गुंजाइश बाकी है और खाने का इंतज़ाम करूं? वो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह से बात कर रहा था, जैसे वो इसकी हर बात को समझता हो। इसे नरमी से इसके हाथ पर अपना हाथ मारा था। नहीं, इस वक्त मेरा खेलने का मूड नहीं है, हम कल सुबह खेलेंगे। फिलहाल मेरी बात को गौर से सुनो। तुम चाहते हो ना मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो मुझे समझे, मुझे जाने, मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, जिस पर मैं एतबार कर सकूं और वो तुमसे भी प्यार करे, तुम्हारा भी ख्याल रखे। वो इससे सवाल कर रहा था, जबकि वो किसी फर्माबरदार बच्चे की तरह उसे देख रहा था। मैंने एक ऐसे इंसान को तुम्हारे लिए ढूंढ लिया है। हाँ, तुम्हारा दोस्त शादी करने जा रहा है, इस बार बिल्कुल असली वाली शादी। तुम्हें माया पसंद नहीं थी ना, लेकिन ये तुम्हें पसंद होगी। तुम चाहते हो ना कि कोई तुम्हें प्यार करे, तुम्हें वक्त पर आकर खाना दे, तुम्हारा ख्याल रखे। तो बस ऐसी ही है तुम्हारी होने वाली मम्मी। हाँ, वो तुम्हारी मम्मी होगी। मैंने तुम्हें पाला है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो फिर वो भी तो तुम्हारी मम्मी हुई ना। तो तुमने अपनी होने वाली मम्मी को बिल्कुल डराना नहीं है। इसके पास प्यार से जाना है, प्यार से उसके पास बैठना है, और फिर वो तुम्हारे साथ खेला भी करेगी, तुमसे बातें भी किया करेगी, और वो शायद तुम्हें कहानियाँ भी सुनाए। माया तुम्हें पसंद नहीं थी ना, इसकी हील की आवाज़ तुम्हें इरिटेट करती थी, लेकिन तुम्हारी मम्मी हील वगैरह पहनती नहीं है, और अगर पहनेगी तो हम शादी के बाद मना कर देंगे, और जब बाहर जाएगी सिर्फ तभी हील पहनेगी। वैसे हाइट में बहुत छोटी है, लेकिन हमने हाइट का क्या करना है, हमें तो तुम्हारे लिए एक प्यारी सी मम्मी चाहिए ना। और वैसे भी तुम्हारा 6ठा बर्थडे आने वाला है, तो इसे हमने धूमधाम से मनाना भी तो है। इस बार तुम्हारे बर्थडे की सारी तैयारी तुम्हारी मम्मी ही करेगी, लेकिन जिस तरह वो तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हें भी उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तुम्हें हर वक्त उसके पास रहना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना मेरी बात? वो उसे समझा रहा था, जबकि वो सर नीचे को करता है इसके बूट को चाटने लगा था। मतलब वो इसकी सारी बातें समझ गया था। इसे बड़ी ही मासूमियत से अपना सर इसकी गोद में रखा था। मैं जानता हूँ तुम ऐसे ही किसी घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, अब खुश हो जाओ, आ रही है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। वो प्यार से इसके बाल सहलाते इसके करीब से उठा था। रफील, डब्ल्यू के नाखूनों की कटिंग के लिए आज किसी को बुला लाओ, देखो इसके नाखून कितने बड़े हो गए हैं। और तुमने उसे नहलाया नहीं था? वो पिंजरे से बाहर निकलते हुए से सवाल करने लगा। वो कायजान तुम सामने नहीं थे ना, जब तुम सामने नहीं होते तब ये मुझे बहुत डराता है। तुम्हारे सामने मासूम बच्चा बन जाता है, लेकिन जब तुम सामने नहीं होते तो खूनखार चीता बन जाता है। वो चीता ही है रफील, उसे चीता बनने की ज़रूरत नहीं, और वो मासूम चीता है। चलो मैं यहीं पर हूँ, नीलाव इसे। और रसल गया तय खाने में? वो एक साइड पर कुर्सी रख कर बैठते हुए पूछने लगा, जिस पर इसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। जबकि रफील का कलमा पड़ता इस चीते के पिंजरे में दाखिल होता उसे बाहर चलने का इशारा कर रहा था, लेकिन वो तो शायद आज फुल नखरे दिखाने के मूड में था। इसके अंदर आते ही वो चेहरा फेर कर दूसरी तरफ होकर बैठ गया। डब्लू, मेरा बच्चा, चलो बाहर आओ, हम नहलाते हैं, ठंडा ठंडा पानी है। वैसे बहला रहा था बिल्कुल बच्चों की तरह। जब इसने घूर कर उसे देखा, रफील की जान लबों में अटक गई थी। वो अगले ही लम्हे पिंजरे से बाहर भाग निकला। देखो ना, वो मुझे डरा रहा है, मेरे कहने पर वो बाहर भी नहीं आ रहा। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। डब्लू, बाहर आओ बेटा, नहाना नहीं है क्या? कायजान ने बड़ी मोहब्बत से उसे पुकारा था, लेकिन वो एक नज़र उसे देखता फिर से चेहरा फेर गया। मतलब वो इसकी भी बात नहीं मानने वाला था। ओहो, मैंने उसे अभी से मरम के बारे में बताकर बुरा किया। अब ये जिद लगा कर बैठ गया है कि उसे मरम के हाथ से नहाना है। खैर, जल्द ही इसकी मम्मी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तुम पिंजरा बंद कर दो, मैं खुद उसे मना कर नहलाऊंगा, वरना मरम को जल्दी से जल्दी यहाँ आना पड़ेगा, बहुत ज़िद्दी है। वह इस बेज़बान जानवर की बोली समझ कर उठ कर अंदर चला गया था, जबकि वो तो इन जनाब के नखरे देख कर परेशान हो गया था। ओए डब्लू के बच्चे, तुझे अंदाज़ा भी है वो मासूम सी लड़की तुझे देख कर बेहोश हो जाएगी, और तू उसके हाथ से नहाने की जिद कर रहा है? वो पिंजरे को बाहर से लॉक करते हुए बोला तो डब्लू ने खूनखार निगाहों से उसकी तरफ देखा था, जबकि दरवाज़ा बंद होने के बावजूद भी वो जल्दी से कायजान के पीछे भागा था। अब इस जानवर के लिए पिंजरा तोड़ना कोई मुश्किल थोड़ी ना था। अस्सलाम वालेकुम यावर, कैसे हो तुम? रात को तुम्हें बहुत खांसी हो रही थी। वो अंदर दाखिल होते हुए उसे पूछने लगा कि यावर ने एक नज़र उसे देखा था और फिर इसके बदले हुए लहजे पर थोड़ा हैरान हुआ। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। कैदियों की इतनी फ़िक्र नहीं की जाती। जिस दिन यकीन आ जाए कि मैं वो नहीं हूँ जिसे सोचकर तुम लोग मुझे यहाँ कैद किए हुए हो, इस दिन ये नरम लहजा दिखाना।
वो काफ़ी सख्त लहजे में बात कर रहा था। यार, हमारी भी हजार मजबूरियां हैं। तुम क्या समझते हो इस तरह का काम करना आसान होता है? खैर, तुम्हें क्या हुआ था रात को? तुम्हारी तबीयत बहुत खराब लग रही थी और मुझे लग रहा है कि तुम्हें फ्लू हो रहा है। हाँ, खून की बदबू से हुआ है। इन लोगों को तुमने यहाँ जानवरों की तरह दबक किया है। कम से कम ये तय खाना साफ तो करवा लो। वो नाक पर हाथ रखते हुए बोला था। यहाँ इसकी हालत यकीनन खराब हो रही थी। कल से यहाँ 2 आदमियों की मौत हो चुकी थी। लाशें तो वो लोग बाहर ले गए थे, लेकिन फिर भी इन लोगों का काफ़ी सारा खून ज़ाय हुआ था। बाकी तो सब मौत के करीब थे, लेकिन यावर की हालत खराब हो गई थी। खैर छोड़ो, तुम आओ, हम ऊपर चलते हैं। फजूल में तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली है। वो इसे उठने का इशारा करते हुए बोला तो यावर ज़रा हैरान हुआ था, लेकिन वो जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। इसीलिए उसने दूसरा तीसरा कोई सवाल ना किया था, फौरन ही उठकर उसके साथ बाहर आ गया। तुम्हारा बैग इसी कमरे में है जहाँ पर तुम पहली रात आकर रुके थे। तुम नहाकर फ्रेश हो जाओ, कपड़े वगैरह बदल लो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करवाता हूँ। वो शर्माने की ज़रूरत नहीं है। इसे अपना ही घर समझो। तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं यहाँ से जा सकता हूँ? वह हैरत से पूछने लगा। क्या इसकी कैद ख़त्म हो चुकी थी? क्या वो लोग इसे छोड़ने के लिए तैयार थे? नहीं, फिलहाल तुम यहाँ से तो नहीं जा सकते, लेकिन घर में कहीं पर भी जा सकते हो। तुम बिल्कुल आज़ाद हो सकता है तुम आज शाम तक या कल सुबह तक यहाँ से भी जा सको। तुम समझ लो तुम्हारी आज़ादी करीब ही है। और प्लीज़ हम लोगों से नफरत मत करना, हम लोग दिल के बुरे नहीं हैं। बस हमारा काम ही कुछ ऐसा है कि हमें इन सब चीज़ों को इस तरह से हैंडल करना पड़ता है। वो समझाने वाले अंदाज में बोल रहा था, जबकि यावर ने ज़्यादा परवाह ना की। वो तो बस अपने कपड़े बदलना चाहता था और फ्रेश होना चाहता था। हाँ, लेकिन इनके बदलते हुए अंदाज से इसे परेशान ज़रूर किया था। कुछ तो था वो लोग इससे छुपा रहे थे। खैर, जो भी था उसे छोड़ रहे थे, इसके लिए उतना ही काफ़ी था। आओ मरम, ये है वो मस्जिद जहाँ हमारा आज निकाह होगा। मैं सारा इंतज़ाम कर चुका हूँ। वो रात को एक दफ़ा फिर से इससे सवाल करने आया था कि वो इसे निकाह के लिए राज़ी है या नहीं। अगर वो नहीं है तो इसे बगैर निकाह के फैसल के साथ एक कमरे में ही रहना पड़ेगा। और ये बात मरम को किसी भी कीमत पर मंजूर ना थी। इसने अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर कहा ना था कि वो इसे बचाने के लिए यहाँ आई है। अगर वो इस तरह किसी गैर मर्द के साथ एक कमरे में रहती तो कैसे नज़रें उठाती अपने भाई के सामने। वो सुबह सवेरे ही उसे अपने साथ एक मस्जिद में लेकर आया था। इनका निकाह कल जुम्मे के दिन होने वाला था, लेकिन वो आज ही सारा इंतज़ाम कर चुका था, क्योंकि वो होटल वालों को जल्द से जल्द यकीन दिलाना चाहता था कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। हालांकि मरम को नहीं लगता था कि इन लोगों को कोई शक है या फिर वो किसी तरह से इनके रिश्ते को लेकर कन्फ्यूज़ है, लेकिन फैसल कह रहा था तो यकीनन सही ही कह रहा होगा। वो इन सब चीज़ों को इस तरह से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। यहाँ होगा हमारा निकाह, वो इसके साथ अंदर आते हुए बोल रही थी। वो इसके लिए सफ़ेद रंग का जोड़ा लेकर आया था, जिसके ऊपर सुर्ख रंग का दुपट्टा था, जिसमें वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। इस निकाह के लिए आज वो दिल से तैयार हुई थी, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी का ये सबसे खूबसूरत दिन वो यूं ही तो बर्बाद नहीं कर सकती थी। जो भी था, जैसा भी था, जिन भी हालात में था, आज उसका निकाह था, यानी कि खुदा का सबसे पसंदीदा काम। तो वो इस काम को अपनी मर्जी से क्यों ना करती। अंदर आ जाओ मरम, मेरे चंद दोस्त पहले से ही यहाँ मौजूद है। वो इसकी तरफ देखते हुए बोला था, जब अचानक तेज़ी से एक गाड़ी बाहर आकर रुकी। 1 मिनट रुके, हमें आपसे कुछ बात करनी है। एक आदमी भागता हुआ इनके पास पहुंचा था। वो दोनों हैरानगी से उसे देख रहे थे। आप मरम हबीब है ना? आपका भाई यावर हबीब है, इस वक्त कायजान काज़मी के पास है और इसने आपको बुलाया है, जल्दी चले। वो आदमी इन्हें जल्दी जल्दी आकर इन्फॉर्मेशन दे रहा था, जबकि मरम के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। वो खुशी से फैसल की तरफ देखने लगी, जबकि वो तो कायजान काज़मी के नाम से ही उलझ गया था। जबकि मस्जिद से निकलते इसके चारों दोस्त भी ये नाम सुन चुके थे। कायजान काज़मी? वो क्यों क्यों कैसे? ये सारे सवाल आप बाद में पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में मिस मरम सबसे पहले अपने भाई से मिलना पसंद करेगी। शायद आपका निकाह है आज। और वो इसकी तैयारी देखकर समझते हुए पूछने लगा। इन दोनों ने हाँ में सर हिलाया था। चले फैसल भाई, इससे बड़ी और क्या बात होगी कि हमारे निकाह में मेरा भाई शामिल होगा। चले, ये हमें भाई के पास लेकर जाएंगे। वो बहुत खुशी से सामने खड़े इस आदमी को देख रही थी। नहीं, दिमाग खराब हो गया है क्या इस लड़की का? ये पागल हो गई है। कायजान काज़मी कोई मामूली आदमी नहीं, मिस्र का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। हड्डियां तक नहीं मिलेगी। भूल गए वो क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में क्या क्या बताया था? एक लड़का फैसल का हाथ खींचकर उसे अपने करीब करते हुए बोला। हम कैसे यकीन करें आप पर कि यावर आपके पास है? वो मरम के सामने अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करते हुए से पूछने लगा।
कि कैसा अजीब सवाल है फैसल भाई, वो नाम ले रहे हैं, मुझे भी जानते हैं, जाहिर सी बात है मेरे बारे में इन्हें यहाँ पर भाई ने बताया होगा ना। मेरे भाई कैसे हैं, वो ठीक है ना? आप लोग कौन हैं और मेरे भाई को वो वीडियो मुझे क्या आप लोगों ने सेंड की थी? वो परेशानी से पूछने लगी। अगर तो इसका भाई इनके पास हुआ ना जाने किस हालत में होगा, क्योंकि इस वीडियो में तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी। जी मैम, दरअसल हम लोगों को एक गलत फहमी हो गई थी, इसकी वजह से हमें यावर को पकड़ना पड़ा क्योंकि वो अनलीगल तरीके से मिस्र आया हुआ था, लेकिन बाद में हमारी ये गलत फहमी दूर हो गई थी। बाकी आप चल कर क्लियर कर लीजिएगा। कायजान काज़मी दिल के बुरे नहीं हैं, माफ़ कर देते हैं, और आपका भाई बिल्कुल ठीक है, इसको भी माफ़ कर दिया है उन्होंने। आए, वो आपको बुला रहे हैं, आप भी आए। मिस्टर फैसल मुश्ताक वलीद मुश्ताक अहमद, उम्र 27 साल। आपके काम के बारे में भी तफसील बताऊं? वो इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया तो फैसल ने नफ़ी में सर हिलाया था। वो लोग इसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन रखते थे, अगर वो भाग जाता तो भी बच ना पाता, इसीलिए बेहतर था कि वो इन लोगों के साथ ही चला जाए। और वैसे भी वो मरम को अकेले तो जाने नहीं सकता था, और वैसे भी इसका कायजान के साथ कौन सा कोई दुश्मनी थी कि वो इसे कत्ल करता। वो तो कायजान को जानता भी नहीं था। अपना ख्याल रखना, और देख हमारा नाम कहीं पर नहीं आना चाहिए, इसके दोस्त ने इसके कान की तरफ झुकते हुए कहा, जबकि वो सिफा में सर हिलाता इन लोगों के साथ गाड़ी में बैठ गया। मरम तो ये सोच कर खुश हो रही थी कि उसका भाई बिल्कुल ठीक है और ये लोग इसे अब इसके भाई के पास ले जा रहे हैं। तुमने कुछ खाया या अब तक सिर्फ फ्रेश ही हुए हो? कायजान अंदर दाखिल होता इसके यावर को इसके कमरे से बाहर निकलते देखा था। आओ मिलकर नाश्ता करते हैं। वो कुर्सी घसीट कर उसे बैठने का इशारा करने लगा। अब तक उस आदमी ने उसे ना होने के बराबर बात की थी, तो अब वो इस पर इतने लफ्ज़ ज़ाय क्यों कर रहा था वो समझ ना सका। अब से तुम आज़ाद हो यावर, जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, खाना खाओ। इसने पास पड़े खड़े आदमी की तरफ इशारा किया, जो फ़ौरन इसके हुक्म की तकमील करने लगा। मेरे ख्याल में आप लोगों की गलतफहमी दूर हो चुकी है, इसने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो कायजान अपने पुरस्रार और मखसूस अंदाज में मुस्कुराया था। मुझे कभी कोई गलतफहमी नहीं होती यावर साहब, तुम्हारी खातिरदारी तो तुम्हारी बहन की वजह से हो रही है, वरना मुझे मेहमान नवाजी करने का कोई खास शौक नहीं है। वो उसकी प्लेट में खाना डालते हुए बोला, मेरी बहन से आपका क्या ताल्लुक? वो हैरानगी से सवाल करने लगा। वही ताल्लुक है जो दुनिया से जन्नत तक बनता है, बस वही ताल्लुक बनाने का इरादा रखता हूँ मैं तुम्हारी बहन से। बाकी बातें बाद में, पहले खाना खा लो। मैं खाना खाने के दरमियान बात करना पसंद नहीं करता। वो आधी अधूरी बात कहता उसे खाने की तरफ मतवजा करने लगा था, जबकि वो उलझ कर रह गया था। खाने की टेबल के साथ इसकी रिवॉल्वर इसकी प्लेट के पास रखी थी, जैसे इसके मुंह खोलने पर फौरन इसे जान से मार डालेगा। वो खामोशी से खाना खाने लग गया था, क्योंकि फ़िलहाल उसे बहुत सख्त भूख लगी थी। ये कितना बड़ा घर है, मेरे भैया यहाँ अंदर है? वो उस आदमी के साथ चलते हुए पूछ रही थी, जबकि उसने मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाया, लेकिन वो नोट कर रही थी कि वो इसकी तरफ देख नहीं रहा था। वो भी खामोशी से उसके पीछे पीछे अंदर आ रही थी। इसके जहन में सिवाय अपने भाई से मिलने के और कुछ भी नहीं था। जबकि वहीं बाहर एक सफ़ेद चीते को आज़ादी से घूमते देख फैसल के माथे से पसीना फूटने लगा था। इसकी सांसें तेज़ हो रही थी, जबकि मरम को वो तो होश ही ना था। वो तो पूरे घर की इमारत को देखने में बिजी थी, चीते की तरफ तो इसका ध्यान ही नहीं गया था। मैम यहाँ से अंदर चली जाएं, सर अंदर ही है। आप भी अंदर जाए सर, अगर आपको इसकी खुराक नहीं बनना है तो। वो फ़िलहाल काफ़ी भूखा है, नए लोगों पर अटैक करने के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं। इसके कान के करीब इस लड़के की आवाज़ आई थी, जबकि वो तेज़ी से कदम अंदर की तरफ बढ़ा चुका था। भाई, वो खाना खाकर जैसे ही फारिग हुआ तो उठकर इरादा कमरे में जाने का था, जहाँ वो अपना सामान उठाकर यहाँ से निकलने का इरादा रखता था। लेकिन मरम की आवाज़ सुनते ही वो दरवाजे की तरफ मुड़ा। मरम इसे हैरानगी से सामने बैठे कायजान की तरफ देखा था, जो चेहरे पर पूरी इसरार मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था, जबकि मरम तेज़ी से अंदर आती भागती हुई उसके सीने से आ लगी थी। वो अब तक इस कश्मकश में थी कि वो सच में अपने भाई से मिलने जा भी रही है या सिर्फ ये सब कुछ दिखावा है, धोखा है। ये लोग इसे इसके भाई से नहीं मिलवाएंगे। लेकिन अपने भाई को सामने बिल्कुल ठीक ठाक देखते वो चिल्लाकर इसकी तरफ भागी थी, जो अपनी बाहें खोल चुका था। इसके सीने से लगते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। मरम मेरा बच्चा चुप। वो उसका चेहरा थामता प्यार से इसके आंसू साफ करने लगा, जबकि फैसल भी उसे देखकर कुछ हैरान था। मतलब वो सचमुच में इन लोगों के पास था। कायजान ने सर से पैर तक मरम को देखा था, लेकिन नापसंदीदा निगाहों से। वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि वो इससे कभी निगाहें ना हटा पाता। लेकिन उसके बदन पर वो सफ़ेद जोड़ा और सर पर वो लाल दुपट्टा
किस बात का गवाह था वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। इसकी सारी पसंदगी नापसंदगी में बदल चुकी थी। इसने एक खूंखार नज़र फैसल पर डाली थी और फिर इन दोनों को देखने लगा। हो गई मुलाकात यावर साहब, अब छोड़ दीजिए इसको। वो जो कब से इसके गिर्द हिसार बनाए से खुद में लगाए हुए था। कायजान के कहने पर थोड़ा हैरान हुआ। वो आंखों में अजीब सा गुस्सा लेकर उसे देख रहा था, जैसे मरम को अपने करीब करना, इसे सीने से लगाना या उसके माथे को चूमना उसे पसंद ना आया हो गई मुलाकात, मिल लिया ना अपनी बहन से, बस इतना काफ़ी है, वो बोल रहा था, जबकि वह हैरानगी के साथ सामने बैठे इस आदमी को देख रही थी और वो उसे पहचान भी चुकी थी। यकीनन ये वही इंसान था जिसने उसके भाई को कैद किया था। मतलब इसी ने इसे वो वीडियो भी भेजी थी। इसका भाई इस आदमी की कैद में था। देखिए मिस्टर, मैं नहीं जानती मेरे भाई ने क्या किया है और आपको इन पर किस बात को लेकर गुस्सा है, लेकिन प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए। इनका कोई कसूर नहीं है, ये मेरे लिए यहाँ आए थे। आप इन्हें छोड़ दीजिए, हम आज ही वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। हमने यहाँ रहना ही नहीं है। हम जिन भी हालात में हैं बिल्कुल ठीक है ना भाई, हम वापस चलते हैं। वो इसका हाथ थामते हुए बोली थी और इसे लेकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। जब रफील और रसल ने इनका रास्ता रोकना चाहा, लेकिन कायजान के इशारे पर वो दोनों पीछे हट गए। जाने दो, इन लोगों को मैं ज़बरदस्ती की चीज़ों पर यकीन नहीं रखता। और यावर साहब, मुझे यकीन है कि अब आप दूसरी दफ़ा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे आप और आपकी बहन किसी तरह के ख़तरे में आए। फैसल साहब, आप भी एहतियात कीजिए। माफ़ कर रहे हैं आपकी वालिदा की वजह से, वरना मैं अपनी मलकियत पर कब्ज़ा करने वालों को माफ़ नहीं करता। इसे फैसल को भी जाने का इशारा किया था, जबकि वो तीनों इसके हुक्म पर फ़ौरन वहाँ से बाहर निकले थे। वो दोनों इसके पास खड़े हैरानगी से उसे देख रहे थे। वो तो मरम से शादी करने वाला था, तो इसे जाने की इजाज़त कैसे दे दी? इस तरह मत देखो मुझे, मौका दे रहा हूँ यावर को आखिरी। और वैसे भी मैं मरम से शादी करूँगा तो तरीके से रिश्ता मांग कर करूँगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ी है, या कोई वो बेसहारा लड़की थोड़ी है। इसका भाई उसके सर पर है जो इसकी ज़िंदगी का फैसला करेगा। सर पर बंदूक रखकर निकाह पढ़वा लिया, ऐसे निकाह नहीं होता। वो खुद अपनी मर्जी से मुझसे शादी करेगी, बेशक मजबूरी में ही सही, लेकिन मर्जी से। नज़र रखो इन पर। वो इन्हें जाने का इशारा कर चुका था, जबकि वो दोनों एक दूसरे को हैरत से देखते वहाँ से निकल आए थे। तुम मेरी बहन को यहाँ लेकर क्यों आए थे? वो इन लोगों के साथ होटल आ गया था जहाँ पर फैसल और मरम ने अपना कमरा बुक करवाया हुआ था। इसने उसे रास्ते में ही बताने की कोशिश की थी कि वो मरम को अपने साथ अनलीगल तरीके से लेकर आया है। उसे पूरे रास्ते में कोई बात ना की थी, बल्कि वो सारे रास्ते खामोश रहा था, बस मरम को अपने साथ लगाकर यकीन दिला रहा था कि वो यहाँ बिल्कुल ठीक है। जबकि मरम इसे अपने सामने बिल्कुल ठीक देखकर अब परसुकून हो गई थी। जबकि मरम अब होटल आई थी अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, क्योंकि इसे वापस पाकिस्तान जाना था, क्योंकि इसने कायजान से कहा था कि इन लोगों को यहाँ पर नहीं रहना। वह अपने भाई पर मजीद किसी तरह की खतरा नहीं आने देना चाहती थी। इसे फैसला कर दिया था कि वो आज ही यहाँ से वापस लौट जाएंगे, कैसे भी करके। इसका अब इस मुल्क में एक सेकंड और रहने का इरादा ना था। वो अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल कर उसे दिखाने ही लगी थी जब फैसल कमरे का दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ। उसे सीधा फैसल से सवाल किया, वो तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आई थी? मेरे पास और कोई तरीका नहीं था इसे दूसरे मुल्क लाने का। तुम्हारी वो वीडियो देखकर ये रो रो कर पागल हो रही थी। अगर मैं उसे अपने साथ लेकर ना आता तो ये जज्बात में कोई भी गलत कदम उठा ली थी। अपनी अम्मी के जेवर उठा कर ले आई थी कि किसी भी तरह मैं इसे दूसरे मुल्क भेजूं। तुम ही बताओ मैं क्या करता? मैं मजबूर हो गया था। मैं उसे इस तरह अकेले में इस मुल्क में तो नहीं ला सकता था ना। ये सब कुछ मुझे नहीं पता फैसल, बस मेरे इस सवाल का जवाब दो कि तुम इसे लाए ही क्यों? यहाँ पर मरा तो नहीं था ना मैं। अब तुम इसे इसी तरीके से वापस पाकिस्तान लेकर जाओ। मेरी बहन को कुछ भी नहीं होना चाहिए, याद रखना। और भाई तुम? वो परेशानी से उसे पूछने लगी थी। छोटी, मैं यहाँ एक मकसद से आया हूँ, मुझे यहाँ कुछ करना है, इस तरह मैं वापस नहीं जा सकता। तुम पाकिस्तान में महफूज हो, मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ किसी गैर मुल्क में नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ फ़िलहाल मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं है और ना ही इस वक्त मैं वापस जा सकता हूँ। मेरे यहाँ आने के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है जो मैं फ़िलहाल तुम्हें नहीं बता सकता। जब तक मेरा ये मकसद पूरा ना हो जाए मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता और तुम्हें मेरी ये बात समझनी पड़ेगी। तुम आज ही फैसल के साथ वापस पाकिस्तान जाओगी। वो इसे समझाने वाले अंदाज में बोल रहा था। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तुम्हारे पास रहना है। तुम वैसे भी मुझे अपने पास बुलाने वाले थे ना, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें लिए बगैर। अगर यहाँ से मैं वापस गई तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे फ्यूचर में कहीं कुछ करना है और ना अब। बस हम दोनों साथ रहेंगे, बस बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तुम्हें मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसने दूंगी, तुम्हें अपने साथ वापस लेकर जाऊंगी। वो जिद पर अड़ी हुई थी। छोटी मेरी जान, मेरी बात तो सुन मेरा बच्चा। मैं यहाँ एक फैसल, तुम बाहर जाओ, मुझे ज़रा मेरी बहन से अकेले में बात करनी है। वो अपनी बात बीच में छोड़ते हुए फैसल से मुखातिब हुआ, जो इन दोनों को देख रहा था।
मैं क्यों जाऊं? तुम लोग मेरे सामने बात कर लो ना। ऐसा भी क्या है जो मुझसे छुपाना है? वो बाहर नहीं जाना चाहता था, बल्कि वो तो इसे ये बताना चाहता था कि मरम उसके साथ निकाह करने वाली थी। आज इन दोनों का निकाह था, लेकिन भाई के मिलने के बाद तो मरम पूरी तरह उस बात को नज़रअंदाज कर रही थी, जबकि वो इसे याद करवाने वाला था कि तुमने कोई वादा किया था मुझसे और अब तुम्हें वो वादा निभाना होगा। कायजान ने इन लोगों को जिंदा छोड़ दिया था, मतलब अब वो इन लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखता था और ना ही इन्हें तंग करने वाला था। तो अच्छा मौका था कि वो इसे यकीन दिला सके कि वो कितना अच्छा इंसान है, उसे मरम का कितना ख्याल रखा है। वो इसके पास रहना चाहता था, इसकी मदद करना चाहता था, ताकि वो मरम के साथ इसका निकाह कर दे। और फिर मरम भी अपनी मर्जी से कहने वाली थी कि वो इससे शादी करना चाहती है, लेकिन मरम तो फिलहाल इस बात को शायद अपने जहन से पूरी तरह निकाले हुए थी। लेकिन वो इस बात को यहीं दबने नहीं दे सकता था। इसे मरम को याद करवाना था कि इसने यहाँ आने से पहले उसकी माँ से एक वादा किया हुआ था, और इस वादे को तो वो किसी भी हालत में पूरा करने वाला था। उसे मरम से शादी करनी थी। वो यहाँ आया ही इसी मकसद से था। इसे यावर से कोई लेना देना ना था। नहीं कर सकते हम तुम्हारे सामने बात, हज़ारों पर्सनल बातें हमारी, समझने की कोशिश करो। जाओ यहाँ से, हम थोड़ी देर में तुमसे बात करते हैं। वो इसकी तरफ देखते हुए ज़रा सख्त लहजे में बोला, तो ना चाहते हुए भी उसे बाहर जाना पड़ा, क्योंकि फ़िलहाल फैसल अपने आप को इसके सामने एक बहुत अच्छा इंसान साबित करना चाहता था, जिसके ऊपर वो अपनी बहन के मामले पर यकीन कर सके। वो लोग होटल के अंदर ही हैं, मैं उनके पीछे पीछे हूँ, इन पर नज़र रखे हुए हूँ। कुछ भी अजीब या अलग देखने को नहीं मिला अब तक का ईजान। मुझे लग रहा है कि वो लोग वापस पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं। चलो अच्छा ही है, अगर वो लोग पाकिस्तान चले जाएंगे तो तुम्हारी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी, राइट? वो फ़ोन कान से लगाए बोला। वो होटल के बाहर गाड़ी में बैठा हुआ होटल पर नज़र रखे हुए था कि वो कब किसी वक्त यहाँ से निकलते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो वो होटल के अंदर ही थे। सब्र रखो, सब्र रखो। मैंने कहा ना, मेरा साला इतना सीधा नहीं है जितना तुम समझते हो। बस इतना समझ लो कि जैसे ही इसने कोई उल्टा काम किया तुम इसे पकड़कर मेरे पास लेकर आना, बस। तुम्हें और कुछ नहीं करना। यार वो कोई उल्टा काम नहीं करेगा, बल्कि यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होगा। यकीनन वो वापस पाकिस्तान चले जाएगा, क्योंकि जो कुछ इसके साथ हो चुका है, मेरा नहीं ख्याल कि अब इसका यहाँ पर रहना बनता है। तुम बहुत बेवकूफ़ हो रसल। बस इतना याद रखो, मुझे एक एक सेकंड की रिपोर्ट चाहिए। कितना सीधा इंसान है मेरा साला, ये मैं उसे एक नज़र देख कर ही समझ गया था। और तुम्हारी गलतफहमी भी आज ही दूर होगी। आखिर इसने आगे आज ही इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, क्योंकि ऐसे कामों में कोई देर नहीं करता। ये कोई मामूली बात नहीं है कि मिस्र के सबसे खतरनाक गैंगस्टर के घर पर वो 5 दिन तक रहा है। उसे तय खाने का चप्पा चप्पा पता है। घर पर भी इसने चारों तरफ नजरें घुमाई है, एक एक चीज़ पर नज़र रखी है उसने। ये सारी खबरें जो इसे यहाँ इस घर से मिली है, इसे आगे पहुँचानी है। वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, बल्कि सिर्फ अपनी बहन को हमारी नज़रों के सामने से हटाने की कोशिश करेगा, जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि कायजान काज़मी के दिल को एक ही दफ़ा कोई चीज़ भाती है और फिर कायजान काज़मी की हो जाती है। और मरम अब मेरी है और वो क़यामत तक मेरी रहेगी। इसका भाई कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले उसे 7 पर्दों में कैद कर दे, लेकिन अब मरम को कायजान से कोई छीन नहीं सकता। और ये बात इसके भाई को भी आज ही पता चल जाएगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम्हारी गलतफहमी की उम्र सिर्फ चंद और घंटे की है। तुम्हारा मासूम तरीन यावर कितना पानी में, सब कुछ तुम्हारे सामने आने वाला है, बस तैयार हो जाओ। वो कहकर फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि रसल एक दफ़ा फिर से निगाहें होटल के दरवाजे पर जमाए इन लोगों का इंतज़ार करने लगा था। क्या मैं अंदर आ जाऊं? तकरीबन 1 घंटे के बाद उसने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी थी। वो अभी तक बैठा उसे समझाने में मसरूफ़ था। वो इसे कुछ बातें बता चुका था, लेकिन कुछ राज इसने राज ही रहने दिए थे, क्योंकि कुछ बातें वो इसे अभी नहीं बता सकता था, बल्कि वो किसी को भी नहीं बता सकता था। वो इसके राज थे जो इसके सीने में ही दफन होकर ख़त्म होने थे। आ जाओ फैसल, इसने बस इतना ही कहा था और फैसल अंदर दाखिल हो गया। मैंने इंतज़ाम करवा लिया है अपने और मरम की टिकट का। परसों की टिकट मिली है हमें पाकिस्तान की। परसों हम लोग चले जाएंगे, लेकिन इससे पहले मरम तुम अपने भाई के सामने कुछ कहने वाली थी। आज सुबह हम दोनों मस्जिद में, वो इसे इशारा दे रहा था। जी मैंने भाई को बताया है इस बारे में। इसने बस इतना ही कहकर निगाहें झुका ली थी। हाँ, मरम ने मुझे बताया है कि मेरे मिलने पर वो तुमसे निकाह का वादा कर चुकी है, लेकिन मैं ऐसे किसी वादे को नहीं मानता और ना ही मैं इस तरह के किसी फैसले में उसका साथ दूंगा। वो बेवकूफ़ है, बच्ची है, नादान है, ऐसी बातों का मतलब समझ नहीं सकती। इसके सामने इसका पूरा करियर, फ्यूचर है, इसे कुछ बनना है, पढ़ना है। मैं फ़िलहाल इसकी शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा और ना ही मैं फ़िलहाल कुछ सोचना चाहता हूँ। मुझे मेरी बहन को दुनिया के सामने एक मुकाम दिलवाना है। फ़िलहाल मेरा इसका शादी करने का कोई इरादा नहीं और ना ही निकाह करने का।
फैसल कहने ही वाला था कि वो सिर्फ निकाह की बात कर रहा है, लेकिन उसने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया। और मैं अपनी बहन का रिश्ता किसी ऐसे इंसान की तो हरगिज नहीं होने दूंगा जो लोगों को गलत तरीके से अलग अलग ममालिक में लेकर आता है। तुम्हारे फ्यूचर का क्या भरोसा है? कल को तुम्हारे काम की भनक पुलिस को लग जाए और परसों तुम्हें गिरफ्तार करके 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अगर तुम किसी लड़के से शादी करना चाहते हो, किसी की जिम्मेदारी उठाना चाहते हो, तो पहले खुद जिम्मेदार बनो। और जहाँ तक मरम की बात है, तो तुम दोनों एक ही जगह पर रहते हो। तुम लोगों का निकाह के बंधन में बंद कर रुखसती ना करना सिर्फ एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि निकाह का ताल्लुक बहुत मजबूत होता है, जिसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी जुड़ जाती हैं। जबकि मैं अपनी बहन के जहन पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता। मैं फ़िलहाल उसे पढ़ाना चाहता हूँ। इसे अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है फैसल। बेशक ये किसी की बीवी बनेगी, किसी की माँ बनेगी, किसी के घर की बहू बनेगी, लेकिन इससे पहले ये वो बनेगी जो वो बनना चाहती है। और मैं पहले उसे किसी की बीवी की, किसी की बहू के, किसी माँ बनाकर इससे वो बनने का हक नहीं छीन सकता। मुझे यकीन है तुम मेरी बात को समझ गए होंगे। चलो आओ मरम, मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि तुम दोनों का एक होटल में रखना पहले मजबूरी थी, लेकिन अब मैं मुनासिब नहीं समझता। परसों की फ़्लाइट है, मैं इसे एयरपोर्ट पहुँचा इसकी चेकिंग भी करवा दूंगा, तुम आ जाना। वो बोलता हुआ गया था, जबकि फैसल ने कई दफ़ा बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन जब यावर बोलता था तब इसकी बोलती बंद हो जाती थी, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी में एक अजीब सा रोब था। कोई चाह कर भी उसके सामने खुलकर बात नहीं कर पाता था। फैसल कभी भी उसके सामने अपना पॉइंट रख ही नहीं पाता था। वो इसे रोकना चाहता था, उसे मना करना चाहता था, लेकिन उसके सिर्फ एक इशारे पर मरम इसके पीछे कमरे से निकल गई थी। इसे मुड़कर एक दफ़ा भी फैसल को नहीं देखा था। एक दफ़ा भी इसके दिमाग में ये ख्याल ना आया। आज सुबह तक वो इसकी मनोका बनने जा रही थी। इससे किया हुआ वादा भुला चुकी थी, लेकिन इसने तो अपना वादा निभा दिया था। इसे अपने भाई के सामने कह दिया था कि वो फैसल से शादी करेगी, लेकिन उसके भाई ने तो मरम की इस बात को भी कोई अहमियत ना दी थी, बल्कि पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। इसकी नज़र में मरम बेवकूफ़ थी, नादान थी, छोटी बच्ची थी, अपना भला बुरा समझती नहीं थी। वो दोनों बाहर निकले थे। इसने मरम के हाथ को मजबूती से अपने हाथ में थाम रखा हुआ था। कहीं पर भी देखे बिना वो इसे यूं ही अपने साथ लेकर जा रहा था। रसल ने उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा दी थी। वो इसे फैसल के साथ भेजने वाला था, तो फिर अकेले उसे लेकर कहाँ जा रहा था? मरम के हाथ में सिर्फ कुछ कागज थे। वो बस खामोशी से उसके साथ चल रही थी, बेपरवाह, आज़ाद, हर सोच से बेफिक्र। इस वक्त वो कितनी परसुकून थी, वह अंदाज़ा लगा सकता था। भाई का साथी इंसान को कितना परसुकून कर देता है। इसे परवाह न थी कि यावर इसे कहाँ लेकर जाएगा, बस इतना ही काफ़ी था। वो इसका भाई था और इसका फ़र्ज़ था कि इसकी हिफाजत करे। अब वो इसकी हिफाजत किस तरह से करता है, इस बात की फ़िक्र करने की मरम को भला क्या ज़रूरत थी? वो दोनों एक टैक्सी में बैठे थे और वो इसे अपने साथ कहीं पर ले गया था। रसल हैरान था कि यावर के पास मिस्र की करेंसी कहाँ से आई थी, क्योंकि टैक्सी से बाहर निकलते ही इसने ड्राइवर को मिस्र की करेंसी दी थी। यावर तो यहाँ किसी को नहीं जानता था। वो तो पहली दफ़ा मिस्र आया था। यहाँ इसके पास नौकरी नहीं थी, बल्कि एजेंट इसके साथ धोखा कर चुका था। इसके पास रहने के लिए जगह ना थी, खाने के लिए कुछ खाना ना था, यहाँ तक कि इसके पास कोई पैसा ना था। तो वो इस तरह अपनी बहन को लेकर कहीं भी कैसे जा रहा था? वो इतना परसुकून कैसे था? एक अनजान जगह पर आकर वो इतना आराम, सुकून, आज़ाद माहौल में किस तरह घूम रहा था? हालांकि कोई भी इसे पकड़ सकता था, क्योंकि वो गलत तरीके से यहाँ आया हुआ था। और तो और वो जिस जगह आया था वहाँ के लोग तो इसे डिपोर्ट करके 10 साल के लिए पाकिस्तान की जेल में फेंक सकते थे, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। वो जल्दी से अपनी गाड़ी से निकलते हुए इनकी तरफ आने लगा। इसे चेहरे पर मास्क ठीक करते हुए इनके करीब आना चाहा। भाई, तुम क्या करने का सोच रहे हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हमने इस गैंगस्टर से वादा किया है कि हम यहाँ से चले जाएंगे। खबरदार जो तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की। चलो वापस होटल चलते हैं। हमें कहीं नहीं जाना, बल्कि हमने पाकिस्तान जाना है। और अगर तुमने मेरे साथ पाकिस्तान नहीं जाना तो भी मैं तुम्हें इन खतरनाक लोगों से किसी तरह का कोई पंगा नहीं लेने दूंगी। समझ रहे हो तुम मेरी बात को? वो इसका हाथ पकड़कर इसे घसीट रही थी, जबकि वो इसे कुछ और ही समझा रहा था। छोटी तो समझ क्यों नहीं रही है? वो लोग बहुत खतरनाक कत्ल व गैरात मचा के रखा है। मैंने उनके तहखाने को देखा है, इनके घर को देखा है। अरे मैं वहाँ पर छापा मरवा कर इन लोगों को पकड़वा सकता हूँ। ऐसे लोग इस तरह से आज़ाद घूमते हैं, अच्छे थोड़ी ना लगते हैं। मेरे पास इन लोगों के खिलाफ सबूत है। वो इसे समझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि मरम मानने को तैयार ना थी कि वो इनके करीब खड़ा इनकी बातों को सुन रहा था।
मतलब कायजान के साले ने अपनी औकात दिखा दी थी। इसे उसे आज़ाद छोड़ा था ज़िंदगी जीने के लिए, जबकि वो अपनी ज़िंदगी को खुद ही मुश्किल में डाल रहा था। इसे एक नज़र मुड़ कर देखा तो थोड़े फासले पर उसके आदमी खड़े थे, यानी कि कायजान का हुक्म आ चुका था इन दोनों को वापस कैद खाने में डालने का। वो एक नज़र आसमान की तरफ देखता अपना मार्क्स ठीक करते हुए वापसी की राह ले चुका था। इसे मुड़कर ना देखा था क्योंकि वो जानता था अब यहाँ पर क्या होने वाला है। इन दोनों को किडनैप करके वो लोग इन लोगों को कायजान के सामने पेश करने वाले थे। अब जो भी करना था कायजान ने करना था, उसे किसी चीज़ से कोई मतलब ना था। इसीलिए वो वापस कायजान के पास जाने लगा। कौन हो तुम लोग और हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? कौन हो? छोड़ो हमें, वो दोनों बोल रहे थे जबकि आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। प्लीज़ छोड़ो हमें, क्यों लेकर आए हो? वो मासूम मीठी आवाज़ में पूछ रही थी। वो आरामदायक कुर्सी पर बैठा उसे देख रहा था। इसकी मीठी आवाज़ इसके कानों में रस घूल रही थी। इसका दिल चाहा वो बोलती रहे और वो यूं ही बैठा उसे सुनता रहे। इसे पास खड़े रफील को इशारा किया। इसे फौरन ही इन दोनों की आंखें खोल दी। एक लम्हे के लिए रोशनी में अचानक आंखें खुलने पर वो दोनों ही कुछ न देख पाए, लेकिन फिर सामने बैठे कायजान को देख उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, जबकि वो गैर महसूस अंदाज में यावर के पीछे हो गई थी। मैंने तुम्हें मौका दिया था ना, कहा था चले जाओ, लेकिन नहीं, आ गए ना वापस। तुम भी ना एक तो इंतहा के फजूल जासूस हो। मेरे सामने खाना खाते हुए तो मेरे घर को ऐसे देख रहे थे जैसे एक एक चीज़ की खबर जाकर अपनी सीक्रेट फोर्स को दोगे। ओह सॉरी, तुम्हारी बहन को नहीं बताना था ना इस बारे में? सॉरी यार, मुझे ठीक से पता नहीं। मैं तुम्हारी तरह कोई सीक्रेट एजेंट थोड़ी हूँ, गैंगस्टर हो। और गैंगस्टर क्या जाने तुम जैसे सीक्रेट आर्मी फोर्स वालों का तरीकाकार। वैसे तुम लोगों की फैमिली को भी अलाउ नहीं होता ये सब कुछ बताना। खैर तुमने गलती की, तुम मेरे बारे में पुलिस स्टेशन में खबर देने जा रहे थे। हद नहीं हो गई? वहाँ क्या तुम्हारे मामे के बेटे बैठे हुए जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन आगे लीक नहीं करेंगे? तुम्हें क्या लगता है यहाँ की पुलिस जानती नहीं है कि कायजान काज़मी द ग्रेट गैंगस्टर का घर कहाँ है? बेवकूफ़ आदमी, इन्हें हुकूमत इतना नहीं देती जितना मैं देता हूँ। इनकी जेबें मेरे फेंके हुए नोटों से भरी है और तुम इन्हें मेरी ही इन्फॉर्मेशन देने जा रहे थे। खैर गलती तो तुमने कर दी, अब बताओ तुम्हें इसकी सज़ा क्या दूँ? गोली मार दूँ? इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हो? यावर अपने राज खुलने पर इन सब को देखते हुए उससे बोला था। नहीं नहीं, प्लीज़ नहीं, मेरे भाई को कुछ मत करना। मरम फौरन आकर उसके आगे खड़ी हो गई थी। इसे मरम को घूर कर देखा। अगर इसके हाथ पीछे ना बंधे होते तो शायद वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे कर लेता। मरम, ये तुम्हारा मामला नहीं है, तुम आराम से एक साइड होकर बैठ जाओ। देखो यहाँ पर आ जाओ मेरे पास। ये मेरा और तुम्हारे भाई का मामला है। तुम्हारे भाई ने गलती की है, उसे सज़ा मिलेगी। पहले तुम्हारे कहने पर मैंने उसे छोड़ दिया था ना, लेकिन हर बार तो मैं उसे नहीं छोड़ सकता ना। अगर मैं इस बार भी उसे छोड़ दिया तो ये बार बार यही सब करेगा। और मेरी जान तुम्हारे सदके कितनी दफ़ा इसकी जान को बख्शूं मैं। वो बहुत मोहब्बत से बात कर रहा था इससे। यावर से वो बात करते हुए इसके लहजे में जितनी सख्ती थी, मरम से बात करते हुए वो सख्ती नरमी में बदल गई थी। और ये बात यावर ने भी महसूस की थी। मरम, तुम एक साइड पर हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना इससे, सख्ती से मरम से कहा था। आवाज़ कंट्रोल करो। तुम इस वक्त कायजान काज़मी के इलाके में खड़े हो और यहाँ की दर व दीवार को सिर्फ एक ही ऊंची आवाज़ सुनने की आदत है, वो भी कायजान काज़मी की है। तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारे भाई को जिंदा छोड़ दूँ? तो एक गेम खेलते हैं। मैं तुम्हारे सामने दो ऑप्शन रखता हूँ, तुम इन दोनों में से किसी एक को एक्सेप्ट कर लो, दिल की पूरी रजामंदी के साथ। मेरी बहन कुछ नहीं करेगी, समझे तुम? वो गुस्से से कराया था जब अगली ही लम्हे रसल ने इसे जोरदार धक्का मारकर दीवार से लगाया। मैं करूँगी, प्लीज़ मेरे भाई को कुछ मत करना। वो फ़ौरन उसकी बात को मान चुकी थी। उसके अंदाज पर वो मुस्कुराया था। तुम यहाँ इस घर में पहले आ चुकी हो, तुम्हें पता है इस घर की हदूद कहाँ तक है? मैं 10 मिनट का वक्त देता हूँ, यहाँ से बाहर भाग निकलो। तुम यहाँ से भाग गई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। मतलब आसान लफ्ज़ों में कि तुम मेरी रियासत से बाहर निकल गई, मेरी मलके से बाहर निकल गई तो तुम आज़ाद हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को ना सिर्फ छोड़ूंगा बल्कि पूरी इज्जत से पाकिस्तान तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हें अपने दिल की तमाम तर रजामंदी से मुझसे निकाह करना होगा और तुम्हारी आंखों के सामने मैं तुम्हारे भाई को गोली मार दूंगा। वो पिस्तौल तानते हुए बोला तो मरम का दिल कांप कर रह गया। मुझे धोखा देना इस दुनिया के किसी इंसान के बस की बात नहीं है, तो तुम कुछ ऐसा सोचना भी मत। तुम्हारा मासूम जहन मेरे शातिर दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकता। जाओ, मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ, या तो अपने और अपने भाई की ज़िंदगी को बचा लो या फिर सारी ज़िंदगी के लिए मेरी दस्तरस में आकर अपने भाई को खो दो। योर टाइम स्टार्ट नाउ। फजल कशी से मुस्कुराते हुए इसके सामने शर्त रख चुका था, जबकि वो बुरी तरह से काँप रही थी। मरम,
भाग भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, मुझे यकीन है तू यहाँ से निकल सकती है, जा निकल यहाँ से। यावर उसकी तरफ देखते हुए बोला। वो अपनी बहन को इस शख्स की कैद में कभी तो देने को तैयार ना था, बेशक इसे मौत ही क्यों ना आ जाए। वो खुद मरने के लिए तैयार था, लेकिन अपनी बहन को कभी इस शख्स के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जो खुद एक कातिल था, ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी ख़त्म कर चुका था। वो अपनी बहन को इस तरह के दलदल में कभी भी गिरने नहीं दे सकता था। यस मरम, गो, भागो, भाग जाओ। अपने भाई की ज़िंदगी बचानी है ना, तो भाग जाओ, जल्दी से भाग जाओ। तुम्हें तुम्हारी आज़ादी अगले 10 मिनट में मिल सकती है, या फिर ज़िंदगी भर की कैद। वो बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोला, जबकि मरम ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा और दूसरी नज़र अपने भाई की तरफ, जो इसे भागने का इशारा कर रहा था। रसल ने एक झटके में इसके बाजू खोले थे और उसे बाहर जाने का इशारा किया था। वह अगले ही लम्हे पूरी रफ्तार के साथ दरवाजे की तरफ भागी थी, जबकि इसकी रफ्तार देख कायजान के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट दौड़ गई थी। सो नॉवल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।